जिसको उधार लिया है। मुस्तार मिनहू, जिससे हमने लिया है, ये भी अरबी का लफ्ज है, मिनहू जिससे हमने लिया है, वो शख्स या चीज जिससे लफ्ज मुस्तार लिया गया हो। वजह जामे, जिसकी वजह से हमने लिया है, वो मुशाहबत जैसे बहादुरी और खूबसूरती की वजह से हमने जो लफ्ज मुस्तार लिया है। अब तशबीह और ये मैं एक यानी लेक्चर आपको और भी दूंगी इस पे, तशबीह और इस्तारा का फर्क, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्योंकि इसका ऑप्शन तो आना ही आना है। यहाँ भी बार बार वजाहत दे रही हूँ कि तशबीह में लफ्ज हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, इस्तारा में क्या है, मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। तशबीह में जो मुशब्बा है वो इस्तारा में मुस्तार लाहू है, और जो तशबीह में मुशब्बा बे है वो इस्तारा में मुस्तार मिनहू है। यानी चीजें एक ही है, बस रुकन और उनके नाम बदल गए हैं। मुशब्बा जो है वो मुस्तार लाहू है और मुशब्बा बे मुस्तार मिनहू है। मुस्तार लाहू क्या होता है? वो शख्स या चीज जिसके लिए हमने लफ्ज या खूबी उधार ली, जैसे बच्चा और खालिद। मुस्तार मिनहू, जिससे हमने चीज या खूबी उधार ली, जैसे चांद और शेर। और मुस्तारला और मुस्तार मिनहू को तरफैने इस्तारा भी कहते हैं। वजह जामे, जिसके लिए हमने जिस खूबी या वसफ या सिफ्त की वजह से हमने वो चीज उधार ली, वो होती है वजह जामे। जैसे बच्चे की खूबसूरती, शेर की बहादुरी। नसरी मिसालें, अब इन मिसालों पे गौर कीजिएगा कि नसर में हम किस तरह इस्तारा देंगे। बहादुर आदमी को शेर कहना, बेटे को चांद कहना, खूबसूरत चेहरे को गुलाब कहना, मीठी चीज को शहद कहना, कड़वी चीज को जहर कहना, वतन को जन्नत कहना। अब शेर में से मिसाल है कि पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर क्या है। नजर कहाँ? अब पलकों से क्या गिर रहा है? आंसू। तो आंसू जो है वो हमारा मुस्तार लाहू है, मुस्तार लाहू है, जिसको हमने तशबीह दी है मोती से, तो मोती हो गया हमारा मुस्तार मिनहू। और खूबसूरती क्या है? आंसू भी चमकता है। वजह है जामे क्या है? आंसू भी चमकता है, मोती भी चमकता है। एक रोशन दिमाग था, ना रहा, शहर में एक चिराग था, ना रहा। अब इसमें मुस्तार लाहू है रोशन दिमाग, यानी वो आदमी या काबल जहीन आदमी जो चला गया है। शहर में चिराग, चिराग से उस आदमी को इस्तारा दिया है, तो वो मुस्तार मिनहू है। और वजह जामिया उसकी रोशनी है, उसकी जहानत है जो दुनिया में वो बांट रहा है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। तबीर का शेर है, ये एक इनकी मसनवी है, उसमें से है। ये मरसिया है, उसमें से है। हजरत अली के बारे में ये कह रहे हैं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शेर यानी मुस्तार लाहू और यानी हजरत अली के लिए। फिर उसके बाद उसको दिया है, ये पहले वाले इस्तारे की किस्म है। और किस वजह से? बहादुरी की वजह से, रन मैदान चरखे कोहन कांप रहा है, शेर से उसको तस्बीह दी है। अब क्या है? काम न था हम हमा असदे कुर्दगार से, निकला डकारता हुआ जैगम कछार से। अनीस का शेर है। हम हमा जो है ये रोब दाब शुजात बहादुरी, असदे कुर्दगार यानी गार का, जंगल का शेर। तो उसी तरह निकले हैं हजरत हुसैन गार से, जैगम बहुत खतरनाक बहादुर शेर। किसी ने मोल ना पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। अब टूटे दिल को इस्तारा दिया है, दिल उसके साथ टूटे प्याले के साथ। तो मुस्तार लाहू दिले शिकस्ता, मुस्तार मिनहू टूटा प्याला, और उसकी नापायदारी वजह जाने। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। मुस्तार लाहू क्या हो गया? महबूब, जिसके लिए हम उन्होंने क्या कहते हैं
इस्तारा उधार लिया है, और मुस्तार मिन्हु कुल हो गया, वजह जामे खूबसूरत। आलिया से किसे थी ऐसी उम्मीद, निकला है किधर से आज खुर्शीद। महबूब जो है वो मुस्तार लाहू, खुर्शीद मुस्तार मिन्हू, और वजह जामी खूबसूरती। चांद से उसने सॉरी सूरज से उसने इस्तारा दिया है अपने महबूब को। फलक ये तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज्यादातर है तेरा चांद या हमारा चांद। महबूब को उसने चांद का है, तो मुस्तार लाहू, महबूब हो गया मुस्तार मिन्हू, चांद हो गया, और वजह जामे खूबसूरती होगी। ये लिखे होते हैं इसके। जी, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैम जोरी आप देख लें, अगर किसी का हैंड रेज हो तो आप काइंडली माइक ऑन कर दीजिएगा। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो वो कर सकता है। मैं देख रही हूँ, अभी तक तो किसी का हैंड रेज नहीं है। सबको अच्छी तरह समझ आ गई है, इसका मतलब है भाई कुछ समझ ना आया करे तो पूछा करें, हम बार बार कहते हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं फिर बगैर पूछे बता रही हूँ कि इस्तारा में मजाजी मैनों में हम इस्तेमाल करते हैं, इसके 3 रुकन होते हैं जो शेर आमतौर पे पीपीएससी में आते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तशबीह और इस्तारा के एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, अगेन कहेंगे अगेन कर दूंगी। आपने शेर को पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से आपने मुस्तार लाहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे ढूंढनी बस। और पहचान क्या है, अगर ये पूछा जाए कि ये तशबीह है, ये इस्तारा है, कनाया है, कनाया अभी मैंने करवाया नहीं है, तो तशबीह में हरफ तशबीह होता है, और इस्तारा में हरफ तशबीह नहीं होता। और स्टार्ट में जो शेर मैंने दिया था वो परवीन शाकर का था। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। इस जहां में सिफते इश्क से मासूफ हैं हम, इस जहां में सिफते इश्क से मासूफ हैं हम, ना करो ऐब हमारे हुनरे साथी का। हसरत अजीम आबादी का शेर है। आपको शेर से अंदाजा हो गया होगा कि मेरा अगला टॉपिक सिफ्त है। सिफ्त, इसम सिफ्त होती क्या है? इसम का मतलब है, आपको पता है कि किसी जगह, शख्स या चीज का नाम। सिफ्त खूबी, तो इसम सिफ्त ऐसी इसम जो बयान करे खूबी या अच्छाई किसी शख्स की, जगह की या चीज की। अब सिफ्त की तारीफ क्या होगी? वो कलमा जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, अच्छाई या बुराई जाहिर हो, वो होता है सिफ्त। और जो हमने अच्छाई या बुराई जाहिर की वो होता है मौसूफ। जैसे मैं कहती हूँ काली टोपी, तो काली होगी सिफ्त, टोपी होगी मौसूफ। तो सिफ्त के रुकन हो गए 2, सिफ्त और मौसूफ। गंदा कपड़ा, गंदा होगी सिफ्त, और मौसूफ हो गया कपड़ा। छोटे होगी सिफ्त, यानी जो खूबी होगी या बुराई होगी वो होगी आपकी सिफ्त, और जिससे आप उसे अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, वो होगा आपका मौसूफ। यानी जिस इस्म की आपने अच्छाई या बुराई जाहिर करनी है वो होगा मौसूफ, और जिस लफ्ज से जाहिर करनी है वो होगी सिफ्त। यह है रुकन। इकसाम नहीं, सिफ्त की इकसाम। सिफ्त की 4 इकसाम है: सिफ्ते जाती, सिफ्ते निस्बती, सिफ्ते अददी और सिफ्ते मिकदारी। बाज जगह पे ये 5 भी लिखी गई हैं, लेकिन 4 ही हैं। वो पहली सिफ्त जो है उसको 2 इकसाम में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो है वो है सिफ्ते मुशब्बा या सिफ्ते जाती, दूसरी सिफ्ते निस्बती, तीसरी सिफ्ते अददी, और चौथी हो गई सिफ्ते मिकदारी। अब सिफ्ते मुशब्बा क्या है? इस सिफ्त का 2 नाम है, मैंने पहले बताया कि सिफ्ते जाती भी इसको कहते हैं। जाती, कल मैंने आपको बताया था ज़मीर में जात यानी आपकी अपनी शख्सियत, यानी जिसमें आपकी जाती खूबियां बुराई शामिल हो उसको सिफ्ते मुशब्बा या सिफ्ते जाती कहते हैं। जैसे हम कहते हैं अपाहज लड़का, पीला फूल, फूल की जाती सिफ्त बयान की है, लड़के की जाती सिफ्त या वस्फ बयान की है, और उसकी अंदरूनी हालत या कैफियत को वो जाहिर करता है। जैसे फोहड़ लड़की, हंसमुख लड़का, बेवकूफ लड़का, होनहार
तालिब इल्म, मोटा लड़का। अब अल्लाह ताला के नाम जो 99 है, 99 हैं, वो सब के सब सिफ़्ते ज़ाती या सिफ़्ते मुशब्बा में आते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ाती खूबियों को ज़ाहिर करते हैं, जो आर्ज़ी नहीं बल्कि दायमी हैं और हमेशा रहने वाली हैं। जैसे रज़ाक, सत्तार, रहमान, रहीम, गफ़ार, करीम, नज़ीर, क़हार, हफ़ीज़। आई रिपीटेड कि सिफ़्ते मुशब्बा और सिफ़्ते ज़ाती सेम होते हैं और ये वो सिफ़ात हैं जो इंसान की ज़ाती ख़ुसूसियात को ज़ाहिर करती हैं, यानी उसकी अंदरूनी कैफ़ियत को। जैसे मैंने कहा पीला फूल, तो पीले फूल का अंदर रंग कौन-सा शो हो रहा है वो बताया। या अल्लाह ताला के नाम की मैंने बताया है कि जो नाम है वो सारे के सारे सिफ़ते मुशब्बा में आते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात को ज़ाहिर कर रहे हैं। जी, दूसरा हो गया सिफ़ते निस्बती। ज़मीर से याद करें, कल मैंने बताया था निस्बती से मुराद क्या है, जिसमें हम एक चीज़ को रिलेट करें या निस्बत दें दूसरी चीज़ के साथ। वो सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव या निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे। जैसे हम कहते हैं पेशावरी टोपी, यानी टोपी को निस्बत दे दी हमने पेशावर से। पेशावरी, पेशावर में बनी हुई टोपी। सुनहरी मस्जिद, बंगाली रसगुल्ले, देहलवी ईसवी, कश्मीरी शाल, मिस्री सुदागर, नूरानी चेहरा। इसमें से जो ये लफ्ज हैं, जैसे पेशावरी, सुनहरी, बंगाली, देहलवी, ईसवी, कश्मीरी, मिस्री, नूरानी, ये सब की सब सिफ़ते निस्बती हैं। ये जगहों या शख्स से रिलेट करते हैं, उससे लिंक्ड होते हैं, उससे ताल्लुक बनाते हैं। तो ये होगी सिफ़ते निस्बती। अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में एक कॉलम की शक्ल में मैंने बता दिया है। जैसे पेशावर से रिलेट किया सिफ़्ते निस्बती को, तो वो बन गया पेशावरी, और जिस चीज़ को रिलेट किया वो होगी टोपी। सोना से सुनहरी, और वो होगी चीज़ कौन-सी होगी? मस्जिद। बंगाल से बंगाली, और हो गए रसगुल्ले। दिल्ली से देहलवी, तो दिल्ली से निस्बत दी है। ईसा से ईसवी, के इनका तल्लक हज़रत ईसा से है। कश्मीर से कश्मीरी शाल, कि ये कश्मीर में बनी है शॉल। मिस्र से मिस्री सौदागर, यानी ये मिस्र से आया है सौदागर। तो सिफ़्ते निस्बती, आई अगेन रिपीटेड, कि सिफ़्ते निस्बती जो है वो रिलेट करती है हमारी खूबी को जगह, शख्स या चीज़ से। पहली किस्म जो हमने बयान की है वो सिफ़्ते मुशब्बा या सिफ़्ते ज़ाती है, जो हमारी ज़ाती ख़ुसूसियात बयान करती है। दूसरी सिफ़्त होगी सिफ़्ते निस्बती, जिसमें हमने दूसरी चीज़ों से रिलेट करके अपनी खूबी बयान की, लिंक करके, ताल्लुक साबित करके अपनी खूबी बयान की। अगली किस्म हो जाएगी सिफ़्ते अददी। अदद, जैसे हम कहते हैं फलां चीज़ हिंसों अददों में लिखो या हिस्सों में लिखो। तो अददी जो अदद की तरतीब को ज़ाहिर करे, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवां, 4 लड़के, 8 आदमी, 10 कुर्सियाँ, 20 चम्मच। तो सिफ़्ते अददी वो सिफ़्त जिससे किसी इस्म की तादाद, रुतबा या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार हो। जैसे 4 लड़के, 2 कुर्सियाँ, कुछ लोग, 5वां मकान, तिहाई आबादी, 2 गुना आदमी, थोड़े रुपए। सिफ़्ते मिक़दारी, अददी से मुराद क्या है? अदद, और मिक़दारी से क्या है मुराद है? मिक़दार, यानी हमने उसकी मिक़दार को तोलना है या गिनना है। जिनकी हम गिनती नहीं कर सकेंगे उन चीज़ों को तोलेंगे, तो वो अददी की बजाय मिक़दारी में आएँगे। जैसे हम कहते हैं 4 किलो चावल, 5 किलो घी, सेर भर चीनी, गज भर कपड़ा, थोड़ा-सा दूध, चुल्लू भर पानी। तो सिफ़्ते मिक़दारी वो सिफ़्त होगी जिसको हम नाप, वज़न कर सकें या मिक़दार में बता सकें। चौथी सिफ़्त हो गई सिफ़्त और मुतल्लक फ़ेल का ताल्लुक। सिफ़्त और मुतल्लक फ़ेल का फ़र्क क्या है? कि सिफ़्त जो है वो इस्म की वज़ाहत करती है। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इसमें सिफ़्त, इस्म जगह, शख्स या चीज़ का नाम, सिफ़्त उसकी खूबी।
तो सिफ्त इसम की खूबी या खामी को बयान करता है, और मुतल्लक फेल जो है वो सिर्फ फेल की वजाहत करता है। जैसे मी लगातार बरस रहा था, यानी उसने फेल की लगातारी को जाहिर किया है। रात शबनम बहुत गिरी, शबनम की मैं जरूर जाऊंगा, जरूर। ओशा तेज दौड़ती है, यानी इनका लिंक फेल से है। सिफ्त आमतौर पे मसूफ से पहले आती है, तो मुतल्लक फेल जो है वो फेल से लिंक होता है, उसका तल्लक बयान करता है। जी, सिफ्ते मुशब्बा और इसम फाइल का फर्क। फाइल कौन सा होता है? जो काम करता है। सिफ्ते मुशब्बा वो है जो मैंने अभी बताया है, सिफ्ते जाती हो, यानी किसी की जात के बारे में बयान करे, जैसे ठोस लकड़ी, सब्ज किताब या सब्ज घास। और इसम फाइल जो होता है वो सिर्फ काम करता है, उसमें कोई खूबी या खामी नहीं होती, जैसे खिलाड़ी, जैसे पहलवान, जैसे आलम, जैसे कश्ती चलाने वाला, जैसे गाने वाला, तो उसमें खूबी नहीं होती। इसम फाइल की पहचान ये है कि उसके आखिर में या वाला लगता है या वो कोई नाम होता है, और इसम सिफ्त जो होती है वो खूबी से शुरू होती है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है। दो टॉपिक आपके हो गए हैं, थर्ड टॉपिक है आपका। मैम जी आप हैं? जी जी मैम मैं हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ले लीजिएगा। जी, 5 जी जी मिनट मैं मेरे पास बताऊंगी। पड़े हैं फर्स्ट लेक्चर में से, तो जो मैं स्लाइड शो करी इकबाल का टॉपिक है वो बाद में करवाती हूँ, उसको आपने जरा देखना है कि आपको कौन कौन सी चीजें, सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए करवाऊंगी। ये पीपीएससी के पेपर्स में से रिपीटेड मैंने बनाई थी, मैंने करनी अगली दफा थी लेकिन टाइम मिल गया है। मैं बता चुकी हूँ, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो। रुबाई, पहला गजल गो जिसने रुबाई लिखी वो मुल्ला वजही है। उर्दू की पहली शायरा मालका बाई हैं, और पहली साहिब दीवान शायरा जो हैं वो क्या कहते हैं, उसका अभी नाम मेरे ज़हन में से वो निकल गया। मालका बाई का पहला दीवान था। अच्छा, शाह कुरान का पहला उर्दू तर्जमा किया था शाह अब्दुल कादर ने, और जदीद गजल के बानी और शहंशाह तगज़ुल है मौलाना हसरत मोहानी। जी, जदीद नज़म के बानी है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू का सबसे पहला नावल जो था वो मीरतुल अरूज था, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। उर्दू की सबसे तवील नज़म है मदो जज़र इस्लाम। उर्दू की सबसे तवील नज़म मदो जज़र इस्लाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सबसे पहली नज़म है हमाला। उर्दू नसर की सबसे पहली किताब है सबरस, और नज़म सबसे पहले लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। तवील नज़म जो है वो मदो जज़र इस्लाम है, और नज़म लिखी है शायर नज़ीर अकबर आबादी ने। पहले साहिबे दीवान है कली कुतुब शाह। उर्दू का पहला अखबार है जामे जहांनमा। उर्दू की पहली नावल निगार खतून है रशीदा बाई, और उर्दू का पहला अफसाना है सोज़े वतन। बच्चों के पहले उर्दू शायर हैं इस्माइल मीठी, और उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी है। दुनिया की तवील तरीन नज़म है, दुनिया की, पाकिस्तान की तवील तरीन क्या बरे सगीर पाक हिंद में तवील तरीन नज़म थी मद्दो जज़र इस्लाम। दुनिया की है महाभारत, लेकिन ये उर्दू में नहीं है। उर्दू का पहला सफरनामा यूसुफ कंबल पोश ने लिखा है। पहली दास्तान अभी थोड़ी देर पहले बताया है सबरस है। जसूसी नावल निगार पहले जफर जैदी हैं। उर्दू नज़म के बानी नून मीम राशिद है। मारवा इनका कलाम में वो क्या कहते था कलाम था। उर्दू का पहला सफरनामा अजायबाते फरंग है। जी, उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद है। पहली उर्दू मुसद्दस रफीउद्दीन सौदा ने लिखी। पहले पंजाबी शायर बाबा फरीद गंशकर हैं। पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़ हैं। उर्दू का पहला ड्रामा अंदर सबा, और पहले मजमून निगार सर सैयद अहमद खां हैं। जी, उर्दू के पहले अंशाया निगार सर सैयद अहमद खान। पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी। पहली ग्रामर लिखी इंशाअल्लाह खान शाह ने।
और उर्दू गजल का बाबा आदम वली दखनी। इसमें से बहुत कुछ आपको पहले से आता है, कुछ रिपीट कर दिए। 34 में से मैं एमसीक्यू दूंगी, बाकी इस्तिलाहात हैं इनको सिर्फ एक नजर पढ़ लीजिएगा। ये मैं बाकी फिर टॉपिक वाइज भी आपको करवाऊंगी जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना चाहें आप लोग तो कर सकते हैं, वगरना मैं करती हूँ क्वेश्चन, फिर आपको आंसर करना पड़ेगा जी। किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, वरना हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो आपका एमए लेवल के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। बात पता क्या है कि आपने इस टॉपिक को सबने देखना है। मैंने कल भी कहा था कि इलामा मोहम्मद इकबाल और मिर्जा गालिब, ये दोनों जो हैं इनके बारे में बात खत्म हो सकती ही नहीं, जितना भी बताया जाए वो कम है। तो मिर्जा गालिब और अलामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनको आपने खुद पढ़ना है। शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगी, बाकी आप जो हैं वो खुद करेंगे। और इस स्लाइड के एंड में मैंने 2 पेज दिए, वो तकरीबन हर एक को आना चाहिए। जलाना है मुझे हर शमाए दिल को सोज़े पिन्हा से, जलाना है मुझे हर शमाए दिल को सोज़े पिन्हा से, तरी तारीक रातों में चरागा करके छोड़ूंगा बांगे दिला। क्योंकि आज मैंने मशहूर शेर शामिल नहीं किए क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में। तो अलामा इकबाल 1877 को पैदा हुए और 1938 को इनकी वफात हुई। 9 नवंबर 1877 को तारीख पैदाइश है। अब मैंने इनका एक हिंट बताया था कि इकबाल नेक आदमी थे, इसलिए 9 नवंबर को 1877 में पैदा हुए। और इकबाल में 3 नुक्ते हैं, इकबालियत में 4, तो 3 और 4 मिलके 7 बन गए। तो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नाम मोहम्मद इकबाल, तखल्लुस आप सबको पता है कि इकबाल है। वफात कब हुई? 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में। मिज़ार कहाँ है? बादशाही मस्जिद के करीब। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक था। ताल्लुक किससे था? इनका ताल्लुक कश्मीरी पंडित जो थे उनके खानदान से था। इनके बुजुर्ग जो थे, आबाओ अजदाद जो थे, वो सारे के सारे सालेह और नेक थे और 7वीं सदी में मुसलमान हुए थे। इकबाल ने अबू अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन के मकतब उमर शाह और मौलाना मीर हसन की ख्वाहिश पर इनके मकतब हसामुद्दीन में इब्तदाई तालीम हासिल की। सकाच मिशन स्कूल सियालकोट में 1883 में हिस्सा लिया। अब सवाल आएगा कि कब हिस्सा लिया 1883 में, तो आपने डेट ऑफ बर्थ को उल्टा करते हैं तो वो 1883 हो जाएगा। इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान 1893 में दर्जा अव्वल से पास किया। 83 में 10 जमा कर दें तो 93 हो जाएगा। पहली शादी करीम बीबी से हुई जो सर्जन खान बहादुर अता मोहम्मद की बेटी थी, जिससे 2 बच्चे आफ्ताब इकबाल और मिराज बेगम पैदा हुई। अब यहाँ पे हिंट मैंने ये दिया था, अच्छा ये मैं आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हिंट दूंगी याद करने का। 1893 में शादी हुई। पहली शादी किससे हुई? करीम बीबी से। 2 बच्चे हुए, आफ्ताब इकबाल और मिराज बेगम। 1895 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान 2nd डिवीजन में पास किया। 93 में 2 जमा करें, मैट्रिक के 2 साल बाद एफए होती है, तो 95 में एफए का इम्तिहान पास किया। इकबाल ने बीए कब किया? 1897 में। 1897 में इकबाल ने 2nd डिवीजन में पास किया बीए। अब देखें, आपने 1893 में मैट्रिक की, 2 साल बाद 1895 में एफए की और 2 साल बाद 1897 में 2nd डिवीजन में बीए पास किया। और अरबी और अंग्रेजी में अव्वल आने की वजह से 2 तलाई तमगे हासिल किए, गोल्ड मेडलिस्ट। इकबाल ने एमए क्या किया? वो 3रे दर्जे में किया था 1899 में। उसके 2 साल बाद, एक डेट याद करें, इससे चारों डेट
डेट साहब को याद हो जाएंगी। और यहीं इकबाल को फलसफे के प्रोफेसर आर्नल्ड से शागिर्दगी का मौका मिला। और इकबाल ने जिस प्रोफेसर से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो उनके पहले उस्ताद मौलवी मीर हसन और दूसरे उस्ताद प्रोफेसर आर्लैंड थे। प्रोफेसर आर्लैंड की ही याद में इकबाल ने नज़म नालाए फराक लिखी। 6 माह तक ओरिएंटल कॉलेज पढ़ाई खत्म कर दी। एमए के बाद 6 माह तक ओरिएंटल कॉलेज में अरेबिक रीडर रहे। फिर 1904 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और 1 साल वहां पढ़ाया 1905 तक। 1904 से 1905 तक 1 साल हो गया। 1 साल पढ़ाया। 1 साल के बाद इकबाल चले गए यूरोप तालीम के लिए और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया। वहां पे उन्होंने अपना मकाला लिखा, ईरान में माबाद तबियात का इत्तिका, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, और उस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके लौटे 1907 में। इस पे इन्हें डिग्री मिली पीएचडी की, क्योंकि उनका मकाला इतना ऑथेंटिक और मुस्तनिद था कि उस पे उन्हें ये डिग्री दी गई। बैरिस्ट्री की डिग्री 1905 के बाद 2 साल वहां रहे, यानी 1907 में उनको पीएचडी मिल गई। 1 साल उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाया और फिर उसके बाद 1905 में यूरोप गए, वहां मुकाला लिखा। 2 साल में उन्हें पीएचडी की डिग्री मिल गई। फिर उन्होंने उस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि लिंकन इनमें दाखिला ले लिया बैरिस्ट्री के लिए और 1908 में बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। उसी साल उनका इंग्लिश में मकाला शाया हुआ था। दूसरी शादी, पहली शादी 93, दूसरी शादी 1893 में, दूसरी शादी सरदार बेगम से 1910 में की। पहली से 2 बच्चे थे, आफ्ताब इकबाल और मिराज बेगम। दूसरी शादी से भी 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जवेद इकबाल और मनीरा बानो। उसके 3 साल बाद आपने तीसरी शादी मुख्तार बेगम से की। 3 शादियां होगी इकबाल की और बच्चे हो गए 4, 2 बेटे 2 बेटियां। पहली 1893, उसके तकरीबन 17 साल बाद 1910 में दूसरी शादी और 1910 के 3 साल बाद तीसरी शादी। इकबाल दूसरी गोल मेज में कॉन्फ्रेंस में 1931 में शरीक हुए। तीसरी में, पहली में शरीक नहीं हुए थे, तीसरी में 1 साल बाद 1932 में हुए और 1933 में उसके 1 साल बाद आप अफगानिस्तान किसकी दावत पर गए थे? नादर शाह की दावत पर, और सैयद सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद के साथ गए थे 1933 में। 1931 में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1933 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस और 1932 में, 1933 में अफगानिस्तान गए नादर शाह के साथ और सर्रास मसूद भी उनके साथ थे, सैयद सुलेमान नदवी भी। उसके 1 साल बाद 1934 में हम अंजुमन हमायत इस्लाम के सदर मुंतखब हुए। 1910 में दूसरी शादी हुई थी और 1910 में ही वो रुकन बने थे इसी अंजुमन हमायत इस्लाम के। इसी के इजलास में इन्होंने शिकवा पढ़ी, नगमा सरमदी पढ़ी और नगमा सरमदी इनकी आखिरी शिरकत थी अंजुमन हमायत इस्लाम से। इकबाल ने शायरी का आगाज क्या किया? पहली नज़म इनकी हमाला थी, आगाज इन्होंने किया गजल से, और इकबाल की नज़मों की तादाद गजलों से ज्यादा है। इस्लाह किससे ली? इनके उस्ताद कौन थे? सबसे पहले अरशद गरगानी, फिर उसके बाद नवाब मिर्जा दाग से। अरशद गरगानी ने कहा था कि शोरा पाक शायर है। मिर्जा दाग ने ये कहा था कि आपको इस्लाह की जरूरत ही नहीं, और हमेशा फख्र महसूस करते थे इनके उस्ताद होने पर। पहले मतबुआ जो छपी जाने वाली नज़म माला, थोड़ी देर पहले मैं अवलियत में बता चुकी हूँ कहाँ से शाया हुई, मुखसन लाहौर के पहले शुमारे से। मुखसन लाहौर का पहला शुमारा जो था उसका नाम क्या था? उसमें ये हमाला जो थी इसको नाम दिया गया था कोहिस्तान हमाला। बाद में इसका नाम जो है उसको कम कर दिया गया, उसकी अब्रीवेशन कर दी गई, मुखफ़फ़ कर दिया गया, हमाला के नाम से बागे दरा में शामिल किया गया। बागे दरा में इससे कबल, यानी इस हमाला नज़म से पहले, फलाहे कौम अंजुमन कश्मीरी मुसलमान के मुशायरे में 1896 में नाला यतीम और 1900 में पढ़ी गई।
दर्दे दिल या यतीम का खिताब हलाले ईद से 16वें जलसे में 1901 में पढ़ेंगे। इकबाल ने यूरोप के क़याम के दौरान 1907 में क्या है कौन सी नज़म लिखी? अलीगढ़ के तुलबा के नाम। यानी यूरोप में थे तो यहाँ के तुलबा को मुखातिब करके उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने पहली दफा बरसगीर पाक व हिंद के नौजवानों को मुखातिब किया। इसी नज़म से उनके फलसफे का आगाज होता है। यूरोप में क़याम आपने याद करें 1905 से शुरू हुआ था, तो 1907 में नज़म अलीगढ़ लिखी। उसके बाद उनके एहसास को तब्दीली, उनके फलसफे में, उनकी फ़िक्र में तब्दीली आती गई और उनकी ये तब्दीली उनकी नज़म अब्दुल कादर के नाम में शायर नज़र आती है, जो 1908 में, 1907 के 1 साल बाद। इकबाल को याद करना बहुत ईज़ी है, अगर आप जिस तरह मैं गैप दे के बता रही हूँ, वैसे करें। अंजुमन हमारत इस्लाम के सालाना जलसे में जो अभी मैंने बताया था तस्वीरे दर्द पढ़ी इन्होंने, तो इनको हाली ने 10 रुपए का नोट इनाम में दिया था। और बांगे दरा का दिबाचा अब्दुल कादर मदीरे मुखजन ने तहरीर किया था, जिसमें इनकी पहली नज़म हमाला, कोहिस्तान हमाला, जिसको बाद में हमाला का नाम बांगे दरा में दिया गया, इसी रिसाले मुहजन में शाया की थी। इकबाल ने इसी दौरान इरादा कर लिया कि वो शायरी छोड़ देंगे। तो अभी ऊपर नज़म मैंने बताई है सर अब्दुल कादर के नाम, जो इनके दोस्त थे, तो उन्होंने और प्रोफेसर आलंड ने कहा कि शायरी नहीं छोड़नी। तो ये बात आ गई। इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद, इतना मशहूर इनका शेर है। इनके अक्सर शेर जो है, खुद ही न बेच अमीरी गरीबी में नाम पैदा कर। तो इकबाल जो है, इनके तसव्वुराते खुद ही जो है, उस पे किसके साथ नजर आते हैं? मौलाना रूम के। और तसव्वुर ही तसव्वुर में जवेद नामा में इकबाल ने रूमी के साथ सातों आसमानों के इफलाक की सैर की है। अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी खिदमत, क्योंकि उस टाइम तक ये जाने पहचाने शायर थे, तो अंजुमन हमायत इस्लाम के सदर मुंतखब हो चुके थे। इनका पीएचडी का मुकाला हो चुका था, इनकी नज़में और शायरी की धूम थी, तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सर का खिताब देने का ऐलान किया। तो उस्ताद इकबाल ने वो खिताब कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे उस्ताद को पहले खिताब दिया जाए। तो इनके उस्ताद मौलवी मीर हसन को, जो पहले मदरसे के उस्ताद थे, शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया और इकबाल ने उस खिताब को लेके संभाल के एक साइड पे रख दिया। हम उन्हें आज भी लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, सर इकबाल नहीं कहते। यानी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता था। अब बाज़ लोग कहते हैं कि इकबाल का मर्दे मोमन नक्शे के सुपरमैन से मुशाबियत रखता है, तो इसमें भी काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं। ये डिटेल में कभी बात होगी तो फिर करेंगे। हिंदुस्तान में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली बार इकबाल चेयर कायम की गई। 1935 में भोपाल गए, पहले अफगानिस्तान, बैरून मुल्क भोपाल। नवाब भोपाल ने सर्रास मसूद की तजवीज़ पर इकबाल के लिए वजीफा मुकर्रर किया। इकबाल के यहाँ जो तसव्वुरात हैं वो आपको पता है, खुद ही जहद मुसलसल, कोशिश, शाहीन, पुकर, कलंदरी, ये सारे तसव्वुर इनके कलाम में हैं। हिंदुस्तान में 7 साला तकरीबात होती हैं इनकी, 1977 में मुनक्किद हुई थी। और उर्दू गज़ल और नज़म जो है इकबाल से सजी हुई। एजाज़ात कौन-कौन से मिले इन्हें? 17वें जलसे में मियाँ निज़ामुद्दीन ने इकबाल को मलक शुरा का खिताब 23 फरवरी 1901 में दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 1923 को सर का खिताब दिया। 24 जनवरी 1923 को महाराजा सरकशन प्रसाद बहादुर के नाम लिखे खत में सर के खिताब के मुतालिक लिखा है कि सरकार ने मेरे खिताब के मुतालिक जो कुछ सुना सही है। ये इसरारे खुदी का तर्जुमा हुआ है अंग्रेजी में और यूरोप और अमेरिका में बहुत बार छपा है, इसलिए सरकार ने मुझे सर का खिताब दिया। जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
जी 1908 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने PhD की डिग्री दी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डीलेट की डिग्री एजाजी डिग्री दी इन्हें 1929 में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 1933 में दी। ढाका यूनिवर्सिटी ने 1936 में दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 1937 में दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 1938 में दी 38 में। पहली 1939, उसके 4 साल बाद 1933, 33 के 3 साल बाद 1936, 36 के 1 साल बाद 1937 में और 37 के 1 साल बाद 1938 में इन्हें डीलिट की डिग्रियां मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने दी, जिनमें ढाका यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी शामिल। इकबाल के कारनामे 4 उर्दू शेरी मजमूए। बांगे दिरा 1924 में पहला शेरी मजमूआ है, सबसे पहला बांगे दिरा है। बांगे दिरा में क्या है, इब्तदाई जमाने का कलाम है, ज्यादातर आसान नज़में और गजलें हैं। बाज नज़में बहुत आला पैमाने की हैं, जैसे हिजर रात, तलुए इस्लाम, शम्मा और शायर। बांगे दिरा में इनकी पहली नज़म हमाला भी शामिल है। बाले जबराइल 1935 इकबाल का दूसरा मजमुआ है। बांगे दिरा 1924, बे के नीचे एक नुक्ता है, नून के नीचे एक नुक्ता है, 2 और 2 2 जा 4, 24। बाले जिब्राइल 1935। बाले जिब्राइल में शरीयत बहुत ज्यादा है, फलसफा कम में, और गजलों, चूंकि एक बुक लिख चुके थे इसलिए गजलों में रवानी आ गई। बाले जिब्राइल ज़बूर अजम का चरबा है, यानी उसके रिलेट करके उन्होंने बनाई है, उससे वो क्या कहते हैं, मुवाद लेना। बाले जिब्राइल अकबाल की उर्दू शायरी का नुक्ता-ए अरूज है। बाले जिब्राइल को गुले सरसबद कहा गया है। सरजमीन करतबा से ये शुरू होती है नज़मों से, और खूबसूरत तमसीलें और अलामतें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे लाला सहरा, शाहीन। अब इनकी एक नज़म है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। लीलन खुदा के हुजूर, फरिश्तों का गीत। अब लीलन खुदा के हुजूर उस दौर में मार्कसियत का दौरा था, तो लीलन खुदा के हुजूर जाके कैसे कंप्लेन करता है कि लोग सरमायादार क्या करें उसके बारे में। रूह अर्जी ज्यादातर खिताब है आदम का फरिश्तों से, यानी रूह अर्जी का जन्नत में, फरिश्तों का गीत, फरजंदे खुदा, जिब्राइलो अबलीस का मुकालमा। अब ज़रब कलीम 1936 ऐलाने जंग दौरे हाजिर के खिलाफ है ये किताब। इसका नाम सूरे असराफील रखना चाहिए, सूरे असराफील। इसमें शेरियत कम और फलसफा ज्यादा है, और बाज नज़में इनकी इस कदर आला पाए की हैं कि लगता है कि इल्हामी तौर पर नाजल हो रही हैं इकबाल पे। अच्छा, ज़रब कलीम के उन्वानात क्या हैं कि इनका कुछ छोटी नज़में हैं, मसलन तरबियत, जैसे मेहराब गुल अफ़गान के इख्तार पे नज़म है। अरमगान हिजाज इनकी 1938 में हुई है। इसका आधा उर्दू में और आधा फारसी में है। इसकी सबसे अहम नज़म इब्लीस की मजलिस से शोरा है, जिसमें इब्लीस अपने परिंदों को बुलाता है और एक पूरी मजलिस करता है। और आखिरी उर्दू नज़म जो उन्होंने 7 फरवरी 1938 को लिखी थी, इनका क्या कहते हैं, वफात का साल है। उसमें इसका मुख्तसर सा करता है, जिसमें वो हज़रत इंसान से मुखातिब करते हैं। इनकी दीगर तसानीफ इल्म इक़्तिसाद है, नसरी तनसीफ है, यानी इसमें शेर नहीं है। मसनवी असरार खुदी है, 1915 में लिखी थी, फारसी में है, यूरोप से वापसी पर लिखी थी। इसका तर्जुमा प्रोफेसर AR नेक्रिसन ने 1920 में किया था। रमूज़े बेखुदी है, ये दूसरा क्या कहते हैं हिस्सा है पहली बुक का, असरार खुदी का। और प्याम मशरिक 1922 को शायर गोयटे के मगरबी दीवान का इन्होंने जवाब देते हुए लिखी थी। ज़बूर अजम है, क्या कहते हैं, जो शेख सईदुद्दीन महमूद सबश्तरी की मसनवी गुलशन राज का जवाब है। और जवेद नामे है, जो 1933 में लिखी थी, दांते की डिवाइन कॉमेडी इब्ने अरबी फतूत मकिया से मुतासर होकर। इसके अलावा मसनवी चे बायद करदा अक़वाम मशरिक 1936 में लिखी। इसमें इन्होंने ख्वाब में देखा था कि भोपाल में सर सैयद अहमद मरहूम इनसे कह रहे हैं कि तुम अपनी बीमारी का जिक्र सर्वे कायनात की खिदमत में क्यों नहीं करते, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बताते, तो तुम्हारी जो है बीमारी उसको आराम आ जाएगा। तो आंख खुली तो ये शेर जबान पर था। बापरिस्तान शब वारम सतीज बाजरोगन दर चरागे मन गुरीज। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ हवाल किया, रफ्ता रफ्ता ये एक मुकम्मल मसनवी की शक्ल इख्तियार कर।
6 फलसफाना खतबात का मजमूआ है। इनकी तश्कील जदीदुल अलियात जो 1930 में शाया हुआ और 1929 में। इनको खुतबात मुदारस भी कहते हैं। बांगेदरा में जो शामिल नज़में हैं वो कौन कौन सी हैं? अमाला, फूले रंगीन, ऐदे तिफली, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। परिंदे का ख्वाब, माँ, परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब, सदाए दर्द, मानू, इंसान। में लास्ट पोर्शन इसका पढ़ाना चाह रही हूँ। इसके बाद यानी ये सारी नज़मों का दिया गया है कि कौन सी नज़म किस बुक में शामिल है। जैसे बाले जिब्राइल में दुआ, मस्जिद कुत्बा, कैद खाने की, में मुतमिद की फरियाद, अब्दुर्रहमान अव्वल का बोया हुआ खजूर का पहला दरा। अब जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ज्यादा अहम है। ये टॉपिक आपने खुद पढ़ना है। ज्यादातर शिकवा और जवाब शिकवा जो है हमारे निसाब में शामिल की जाती है, तो इनकी डिटेल भी मैंने दे दी, तो आपने इनको पढ़ लेना है। क्योंकि टाइम थोड़ा है तो इसलिए मैं इनको शॉर्ट कर रही हूँ। इकबाल से मुतल्लिक आरा और ख्यालात ये लाजमी करने हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं कि इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है। कि नज़मों की खूबसूरती या जवानी शराब किसकी शराब है? गजलों की शराब में डूबा हुआ है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ही कहते हैं कि अकबर मुबस्सर, हाली मुअल्लम और इकबाल मुजाहिद है। अब इकबाल ने गजल की बज़मिया को रज़मिया के दर्जा तक पहुंचा दिया। यानी रज़मिया उनको कहते हैं जो जंग के दिनों में कौम को जोश दिलाने के लिए पढ़े जाते हैं। उन्होंने गजल को महफिल और दानिश्वरों के हल्के में पहुंचा दिया है। ये किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। जी 1 मिनट, थोड़ा सा एक अज़ान तो हम लोगों ने सुन ली है लेकिन फिर भी जी। खलीलुर रहमान अज़मा कहते हैं कि इकबाल और जोश में वही फर्क है जो एक मुफक्कर और ढंढोरची में होता है। इकबाल मुफक्कर हैं, जोश जो है वो ढंढोरची हैं। इकबाल गालिब के मानवी फर्जंद है, यानी जो गालिब ने मानी दिए थे ये इकबाल उनके बेटे हैं, मालिक राम ने कहा था। अब्दुल कादर ने क्या कहा है कि इकबाल के रूप ने गालिब ने दोबारा जन्म लिया है। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इकबाल को इमामुल असर कहा है। मीर आजाद बिलग्रामी ने इकबाल को हसानुल हिंद कहा है। इन मीर शिमल ने इकबाल को जर्मनी का मानवी फर्जंद कहा है कि जर्मनी का बेटा है। अख्तर हुसैन रायपुरी ने इकबाल को फाशिस्ट शायर कहा है। ये इकबाल मुझको टिगोर और शेक्सपियर से कई फुट ऊंचा नजर आता है। ख्वाजा हसन निजामी। नजीर अहमद ने अल्लामा इकबाल के मुतालिक लिखा है कि मैंने अनीसो दबीर के कई मरसिए सुने लेकिन दिल सोज नज़म कभी नहीं सुनी। इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन जोहर समझते हैं। इनके ख्याल में फितरत हस्ती खूब से खूब तर की जुस्तजू में इनका फलसफा हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वर रखता है। जी ये कुछ मरूजी की सूरत में बनाया गया है तो इससे आपको याद करना आसान हो जाएगा। क़याम मशरिक़ के टोटल 5 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से का उन्वान है लाला रुख, दूसरा है अफकार, तीसरा है मैबाकी, चौथा है नक्शे फरंगी और पांचवा है हुरवा। पहला लाला रुख, दूसरा अफकार, मैबाकी, नक्शे फरंगी और हुरवा क़याम मशरिक़ के 5 हिस्से हैं। तुलूह इस्लाम लिखी 1923 में, शिकवा लिखी 1911 में, उसके 1 साल बाद 1912 में जवाब शिकवा और शम्मा और शायर लिखी 1914 में,
वालदा की डेथ हो गई तो वालदा महरूमा की याद में लिखा, और खिजर राह 1922 में लिखी, और ये सारी की सारी नज़में बांगे दरा में शामिल है। प्यामे मशरिक और बांगे दरा कंप्लीट हुई। अब लाला तौर जो है, लाला तौर के 5 हिस्से हमने किए हैं। किस शय पर मुश्तमिल है? रुबाइयों पर। कुल रुबाइयां कितनी हैं? 163। इस ईरानी तर्ज शायर से मुतासिर होकर लिखी गई हैं बाबा ताहिर इरफान। प्यामे मशरिक का दूसरा हिस्सा जो है उसमें कितनी नज़में हैं? 51 नज़में हैं। नज़मों पर मुश्तमिल है। कार में तीसरे हिस्से में 51 नज़में हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो गजलों पर मुश्तमिल है। मैं बाकी में कितनी गजलें हैं? 45। और सबसे छोटा हिस्सा जो है वो 5वां हिस्सा या कुर्बा है, जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ज़बूर अज़म जो है उसके 4 हिस्से हैं। अच्छा, वाले जमरीन की 3 मशहूर नज़में हैं। ज़ौक़-ओ शौक़ 1931 में लिखी गई, उसके 2 साल बाद मस्जिद करतबा 1933, और उसके 2 साल बाद साकीनामा 1935 में लिखी गई। ये भी वाले जबरील की ही किताबें। तसनीफ पहली इल्मुल इक्तिसाद नसरी किताब है जो 1903 में लिखी गई है। असरार खुदी फारसी में 1918, असरार खुदी के जवाब में रमूज़े बेखुदी 1915 में, और रमूज़े बेखुदी 1918 में 3 साल बाद अपनी ही किताब का जवाब लिखा। प्यामे मशरिक फारसी में 1922 में लिखी, और बांगे दिरा 2 साल बाद 1924 में लिखी। अब हमने किया है कि ज़बूर अजम के 4 हिस्से हैं। अब इकबाल के उर्दू में कौन कौन से मजमुआ कलाम हैं? 4 हैं। बांगे दिरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। शायरी के कितने दौर बताए डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने? 5। इकबाल पर मशहूर जो किताबें लिखी गई वो कौन कौन सी हैं? इकबाल डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने लिखी है। फिक्र इकबाल खलीफा अब्दुल हकीम ने लिखी है। एक और सवाल जो अक्सर पीपीएससी में आता है कि बाले जबरील के शुरू में कौन सा शेर है? तो वो शेर है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म मुनाजिक है बेअसर। अच्छा, ज़बूर अजम जो है उर्दू और फारसी में, आधी उर्दू में आधी फारसी में, 1927 में मशहूर किताब है। तश्कील जदीद अलियात इस्लामिया 1930 में, उर्दू और फारसी दोनों में है। जवेदनामा 1932 में, उर्दू और फारसी दोनों में है। फाले जबरील 1935 में, उर्दू में है। ज़रबे कलीम भी उर्दू में है, 1936 में है। पस्त करदा ए अक़वाम मशरिक फारसी में है। 1938 में रग़मा ने हिजाज लिखी जो उर्दू और फारसी में है, और 1944 में फ़लसफ़े अजम लिखी। फाले जबरील के आगाज़ में शेर मैंने बता दिया है। प्यामे मशरिक का इंतसाब किसके नाम है? मगरबी जो दीवान गोयटे का था उसके नाम था, क्योंकि उसके जवाब में लिखा था। अरगमाने हिजाज की आखिरी नज़म हज़रत इंसान। अरूज इकबाल के मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी। इकबाल नई तश्कील इसने लिखी? अजीज अहमद ने। जी, मेरा टॉपिक तकरीबन हो गया कंप्लीट। आई थिंक टाइम भी पूरा हो गया होगा। तो जी 3 मिनट रह गए। आप मुझे ये बता दीजिएगा, हैंड रेज़िंग जी। मैम किरण का हैंड रेज आई थिंक सो प्रेजेंटर। जी मैम जी मैंने किरण, बना दी। मैम थैंक यू। किरण बना दी है, सॉरी जी। जो ओके 14 मैम। स्केल तक जिन्होंने ट्राई करना है और 15 स्केल तक, वो तो तशबीह, इसम, सिफ्त और जो मैंने करवाया है वो सारों का टेस्ट देंगे जो अवलियत है। इकबाल का टेस्ट अगर नहीं देना तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आपको वो देना चाहिए। एमए वालों का तो मस्ट है ना इकबाल। और इस पे जितनी बुक्स कहेंगे मैं सेंड कर दूंगी, पढ़नी आपने खुद है। और जो लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इकबाल और हाली को रट्टा लगा लेना चाहिए। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जदीद जो वली, हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, अब पढ़ा पढ़ा के एंड हो रहा है, हम कहते हैं कि वो खुदाए सुखन है, मीर तकी मीर। तो जदीद जो उनकी जगह पे दूसरे खुदाए सुखन है वो क्या है जो उनके नाम पे आते हैं? क्वेश्चन मैं उसमें ग्रुप में भी करूंगी। अभी तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं। कुछ पूछना हो, कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कभी भी किसी भी वक्त
मैसेज कर सकते, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेस्ट मुश्किल लगे, कोई आंसर रॉन्ग हो, तो हर किस्म की गाइडलाइन देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो मैंने जो पोस्ट की थी आपको हेड वाली, उसकी थोड़ी सी डिटेल मैम किरण 1 मिनट लूंगी, बताना चाहूंगी। पॉलिसी जो है वो पाइपलाइन में है, तकरीबन कन्फर्म है। जो हेड है उनके लिए एज और एजुकेटर के लिए एज बढ़ा दी गई है। कम से कम 3 से 4 दिन में आपका वो आ जाएगा, न्यूज़पेपर में भी और वैसे भी आ जाएगी। और आपकी सीटें अनाउंस होनी थी दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट में जैसे बताया गया था, लेकिन ड्यू टू ट्रांसफर लास्ट से जनवरी में जा सकती हैं, लेकिन आनी जरूर है। जिस तरह लेक्चरार का आपको बताया गया है कि 1 मंथ के बाद, 1.5 के बाद टेस्ट है, तो ये फौरन से फौरन हो जाएगा। तो वजह ये कि ये हुकूमत जो है इसका टाइम थोड़ा रह गया है, तो कुछ जल्दी काम किया जाएगा। दूसरी, आर्ट्स का पेपर जो शुनीद है, आप लोग तो एमए का कहते हैं ना, कि भी एमए का करवाया जाए, कि जो है एक होगी आर्ट्स की और एक होगी साइंस की, तो वो पूरे का पूरा पेपर जर्नल होगा, जिसमें आपकी उर्दू भी शामिल होगी, इंग्लिश भी शामिल होगी और ऑल सब्जेक्ट होंगे, जिसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सर सेंड कर चुके हैं। लेकिन 2-4 दिन में दोबारा वो पॉलिसी रिन्यू करके सेंड कर देंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि जो हम लोग बता रहे हैं बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं। जी मैम किरण, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया, यू कैन कंटिन्यू। It's okay. Assalamu alaikum to all of you. आज का जो अपना टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैम बस बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो गई है। जी विजिबल है मैम। ओके चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपना जो लास्ट टेंस है दैट इज फ्यूचर टेंस वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ मैंने एडिशन के तौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस भी डाला है। क्योंकि जब मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करवा के आई थी तो मैंने उसमें सेंटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो, और साथ में उसकी जितनी भी टाइप्स थी वो सब डील करवाई थी। लेकिन एक उसकी मेजर जो लास्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस, और उसकी जो शराइत होती हैं वो रह गई थी, तो वो मैंने आज के टॉपिक में डाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पेज एंड पेन अपने साथ लाजमी रखिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या है? अ फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस। ये एक वर्ब टेंस होता है यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन और विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में हो सकता है या फिर जो फ्यूचर में सच होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी हियर सून, आई विल गिव यू अ कॉल, व्हाट विल यू डू, इट विल बी सनी टुमारो। तो मतलब यहाँ पे प्रेडिक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। दैट इज फ्यूचर टेंस। अभी तक हम पास्ट टेंस पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए हैं, और अब हम अपना लास्ट टेंस फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर टेंस के बारे में अगर मैं फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करूं, तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है? क्योंकि इसमें 3 फॉर्म्स जो है ना उनको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। अब वो तीनों फॉर्म जो हैं वो आप किस पे लिखेंगे, अपने रजिस्टर पे लिखेंगे। फर्स्ट वन इज गोइंग टू। फ्यूचर टेंस में गोइंग टू जो है वो फॉर्म भी रिलेट करवाई जाती है, खाली विल ही नहीं, गोइंग टू को रिलेट करवाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल होती है एंड विल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये तीनों फॉर्म जो हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज होती हैं। अब जो पहली है गोइंग टू, वो किस लिए यूज होती है जी? वो यूज होती है प्लान्स के लिए और इंटेंशंस के लिए। हमारे प्लान, हमारे इरादे, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर, इसके बिल्कुल साथ गोइंग टू लगा होता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म लगी हुई होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैं दोबारा बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी गोइंग टू स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में अप्लाई करते हैं तो वो आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, उसके बिल्कुल साथ इज एम आर के बिल्कुल साथ गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट हमारा कोई ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। इसकी एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू बाय अ कार, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पे कहीं विल नहीं यूज हुआ। आप लोगों को तो हमेशा से बताया गया है कि जहां विल शैल होगा वही आपका फ्यूचर टेंस होगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। वी आर गोइंग टू बाय, वन सेकेंड, वी आर गोइंग टू बाय अ कार, या फिर इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो ये दोनों ही हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो ये जो फॉर्म है ये इस्तेमाल होती है किसी प्लान से ज्यादा फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए। ये प्लान के लिए नहीं, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए यूज होती है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस भी आपको करके दिखाऊंगी ना, अपने गौर से सुननी है मेरी बात। हमने जो गोइंग टू फॉर्म पढ़ी वो प्लान और इंटेंशंस के लिए यूज होती है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वो प्लान से ज्यादा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट को शो करवाती है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा इज एम आर होता है प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ बिल्कुल बिल्कुल वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम आईएनजी लगा के उसे क्या बना लेते हैं जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही फॉर्मेशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट शो होती है, दैट्स वाई हमें डिफरेंस पता चलता है सिंपल फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका डिफरेंस देखें अब। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की। आई एम हैविंग लंच विद माय पेरेंट्स ऑन संडे। आई एम हैविंग लंच, हैविंग जो है हैव के साथ आईएनजी है, दैट इज अ वर्ब फॉर्म। हैविंग लंच विद माय पेरेंट्स ऑन संडे, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब उसके बाद इनका डिफरेंस देखें, गोइंग टू का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। अगर प्लान की बात की जाए तो मैं एक एग्जांपल रीड आउट कर रही हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट समटाइम्स नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट समटाइम्स नेक्स्ट वीक, दैट इज अ प्लान, प्लान, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गोइंग टू। एंड अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो ऐसा ही सेंटेंस में लिखूंगी, आई एम सीइंग द डेंटिस्ट टुमारो आफ्टरनून, दैट इज अरेंजमेंट। आई एम सीइंग द डेंटिस्ट टुमारो आफ्टरनून। अब आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। गोइंग टू प्लान्स को डिस्कस करती है एंड अरेंजमेंट को डिस्कस करती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसे ट्रिकी बोला जाता है, बिकॉज इसमें 3 फॉर्म्स यूज होती हैं और तीनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। एक और इसकी एग्जांपल देखें, आपको क्लियर हो। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, और इसके बिल्कुल सेकंड अपोजिट में अगर देखें, ये तो एक प्लान है ना कि इस साल वो शादी करेंगे, मुझे तो नहीं पता जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, जनवरी में करेंगे, कब करेंगे, ठीक है, दैट इज अ प्लान। एंड वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अप्रैल 21st, तो ये एक अरेंजमेंट है। वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अप्रैल 21st, दैट इज अरेंजमेंट। सो ये सब के सब हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मेशन कैसे यूज करनी है। अगर प्लान हो तो आप गोइंग टू फॉर्मेशन यूज करेंगे, अगर अरेंजमेंट हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है जी विल की। जो बोला जाता है हमेशा से ही कि जो विल है अगर वो लगा हुआ हो तो आप समझें कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो जो विल है वो यूज होता है इंस्टेंट डिसीजंस के लिए, ऑफर्स के लिए, प्रोमिसेस के लिए, ठीक है। विल यूज होता है कोई हमने इंस्टेंट डिसीजन लेना हो, ठीक है, कोई ऑफर करनी हो या फिर कोई प्रॉमिस करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंस्टेंट डिसीजन लेती हूँ तो यस आई विल हैव द बर्गर एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज, मतलब वो एक इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि आई हैव द बर्गर, फिर अचानक ही बोला दैट एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑफर करनी हो तो मैं कह सकती हूँ कि आई विल हेल्प यू विद देम, ठीक है, आई विल हेल्प यू विद देम,
ठीक है। और अगर मैंने प्रॉमिस करना हो तो मैं कहती हूँ कैन यू लेंड मी $200, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पे अगर मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे किसी पर्सन ने मुझे बोला मैं आई टेक योर ऑर्डर, ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला, यस आई विल हैव द बर्गर, लेकिन उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। ऑफर कर रही हूँ मैं अगर किसी को, तो मैं कहूंगी आई विल हेल्प यू विद देम या फिर विद दीज थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं किसी से कोई प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं आई विल यूज करूंगी कैन यू लेंड मी $200, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। तो इससे आपको अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो 3 फॉर्म्स बताई गई हैं, गोइंग टू, ठीक है, इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन एंड इसके साथ ही विल जो है, ये तीनों यूज होती हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को रिलेट करवाने के लिए, ठीक है। अब देखें, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये इंडिकेट करता है ऐसे एक्शंस को जिसके जरिए हम थिंक करते हैं, जो सोचते हैं हम या हैपन होंगे किसी भी फ्यूचर वर्ड में। इन अदर वर्ड्स हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। अब देखें सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन अगर हम सिंपली फॉर्मेट करें इसको विल शैल से, तो ये सब्जेक्ट या विल शैल है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेयर फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है। नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के साथ विल और नॉट लगा देते हैं, वॉन्ट बन जाता है। ये विल को स्टार्ट में ले आए तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। इसके आगे मैंने यूसेजेस भी लिखे हुए हैं। ये यूज होता है किसी एक्शन के लिए जो किसी मोमेंट पे हो। मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, एट अ मोमेंट, किसी मोमेंट पे हम ले लें। किसी अनप्लान्ड फ्यूचर के लिए यूज होता है। किसी को ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए यूज होता है। अनप्रिवेंटेबल एक्शंस के लिए यूज होता है जो प्रिवेंट ना किए जा सके फ्यूचर के अंदर, जैसे कि समर विल कम सून। समर तो आना ही आना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये कंडीशनल्स के साथ यूज होता है। आगे मैंने कंडीशनल डाले हैं, बताऊंगी कैसे उनका टाइम, पर्पस और क्लॉजेस के साथ ये यूज होता है। थॉट्स के साथ, प्रेडिक्शंस के साथ, असम्पशंस के साथ, ठीक है, श्योरनेस, फेयर, ये सारी चीजों के साथ ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आगे इसके एग्जांपल्स भी दी गई हैं तो आपने इन्हें अच्छे से रीड आउट करना है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस भी राइट डाउन किए गए हैं, जैसे आई विल कम, आई विल नॉट कम, ठीक है, एंड विल आई कम। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अब हमारी बात हो रही थी पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की, जो कि ट्रिकी था काफी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत इजी है। हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन दैट वी थिंक विल बी कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द फ्यूचर। मतलब काफी टाइम तक वो फ्यूचर में चलेगी, ठीक है, काफी टाइम तक चलेगी, उसको हम कहते हैं, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। विल भी यूज होता है इसमें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शंस को जो कि गोइंग ऑन, चल रहे हैं, ठीक है। ये चलते हुए एक्शंस को रिप्रेजेंट करवाता है। यहाँ पे देखें इसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल है और साथ में बी लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ ही हम आईएनजी लगाते हैं, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं हम। जैसे आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो एंड विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, हम ये भी कह सकते हैं, या विल आई बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके यूसेजेस की अगर बात करें डीपली तो हम कहते हैं ये डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट करता है ऐसे एक्शंस को जो फ्यूचर में होने हो। जैसे व्हेन यू कम टुमारो, ठीक है, दे विल बी प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेलेंगे जब तुम आओगे। ये एक्सप्रेस करता है एक्शंस को जो प्रोग्रेस में हो एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में, जैसे एट 12 o'clock टुमारो, ठीक है, वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, हम स्कूल में क्या करेंगे, लंच करेंगे। इसके अलावा ये रेफर करवाता है ऐसे एक्शंस को जो कि हैपन कर रहे हो अब और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल जो है वो विल स्टिल बी इन राइजिंग इन 20 years, वो 20 years तक बढ़ता रहेगा। एंड आफ्टर दैट हम कह सकते हैं ये आस्क करता है क्वेश्चंस को पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, जैसे कि विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, सॉरी, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, ओके। एम्फोसिस करता है फ्यूचर प्लान्स, इंटेंशंस को, जैसे ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। एंड डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेरिक फ्यूचर को, ऐसा फ्यूचर जिसमें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक फ्यूचर बना हुआ, हमें पता हो कि ये चीज होनी है। When I arrive at the party, everybody will be celebrating. जाहिर है पार्टी में जाएंगे तो हर कोई एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है। सम विल बी डांसिंग, कुछ डांस भी करते हैं। इसके अलावा ये पैरेलल एक्शंस को और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस को भी रिप्रेजेंट करवाता है। जैसे शी विल बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखती रहेगी, एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, और वो डिनर बनाता रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क की जो एक्सरसाइजेज हैं वो डाली गई हैं, जैसे आई विल बी स्टार्टिंग, आई विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है,
और इसके अलावा विल आई बी स्टार्टिंग, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है जी, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए ऐसे एक्शंस को दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो मुकम्मल, हमें पक्का पुख्ता यकीन होता है कि सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर वो कंप्लीट हो जाएंगे, बट नो लेटर देन द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब हमें ये पता होता है अगर 12 बजे एक चीज होनी है ना तो 12 बजे ही होगी, ना उसके बाद ना उससे पहले, ठीक है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव आ जाएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी एंड सो ऑन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और हमारी एक्सटेंशंस आती हैं। अब अगर बात की जाए इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन की तो विल के साथ नॉट आ जाएगा, बाद में हैव आ जाएगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बना रहे हैं। इसके 3 ही यूसेजेस हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, बल्कि इसको मेमोराइज कर लेना है। To talk about the action that will finish before a certain time in the future, मतलब बिल्कुल उस certain time से जो हमने सोचा उससे पहले खत्म हो जाए। जैसे by 8 o'clock tomorrow I will have taken off for Japan, मैं जापान के लिए निकल जाऊंगा। To talk about an action that will be completed before another event take place, मतलब ऐसा action जो complete हो जाएगा इससे पहले दूसरा कोई वर्क जो है वो start हो। She will have learned Chinese before she moves to China, चाइना जाने से पहले वो चीनी जबान सीख लेगी। And third one is to express conviction that something happens in the near past. Near past में कुछ ना कुछ पक्का हुआ है, उसकी conviction से relate, उसको पेशीन गोई से relate कुछ बात है। The guest will have arrived at the hotel by now, मतलब वो अभी जो है ना guest जो है वो arrive हो जाएंगे होटल में। इसकी भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन डाली गई है, जैसे कि आई विल हैव स्टार्टेड, आई विल नॉट हैव, या फिर विल नॉट की जगह पे हम वॉन्ट लगा देते हैं, और इसके अलावा विल आई हैव स्टार्टेड। और ये बात याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है। इसकी एग्जांपल्स देख लें। बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, आई विल हैव प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, I will have prepared breakfast by the time the children wake up. The rain will have stopped by tomorrow. They won't have been married by next year. ये next वाले का है। Future perfect continuous tense. अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करके आए हैं। इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों का मिक्सचर हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आल्सो सम टाइम कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो एक वर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन को दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कंसिस्ट करता है विल के पास, साथ में हैव, साथ में बीन, विल हैव बीन, उसके बाद हमारी वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो कि हमारी वर्ब रूट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और साथ में आईएनजी। ओके, इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी एग्जांपल है आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, आई वुड नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months, विल आई हैव बीन ईटिंग या विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। ओके, 2 यूसेजेस हैं इसके। ये शो करवाता है समथिंग दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। जैसे जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया, ठीक है। एंड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, ठीक है, ये एक टाइम और एक्शन से जस्ट बिफोर, उससे थोड़ा सा पहले फिनिश होता है। आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर over an hour. I will have been walking for over an hour. That is our future perfect continuous tense. Okay. अच्छा जी, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस जो हैं वो राइट डाउन किए गए हैं। जैसे आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, आई वुड नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, या फिर विल आई हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखें। ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years when he turned 20। यहाँ देखें 10 और सॉरी फॉर और सिंस लगा हुआ है अभी भी। ये मैं आपको इसका यूसेज बता के आ चुकी हूँ कि फॉर किसके लिए यूज होता है एंड सिंस किसके लिए यूज होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. I will have been traveling to Japan by this time next week. Example ज्यादा इसलिए डाली हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट में लिस्ट भी डाल दी है
प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की जो हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मेशन या फिर बनती है उसकी। सिंपल के अंदर जैसे अब हम प्रेजेंट की बात करें तो आई प्ले, प्रोग्रेसिव में आई एम प्लेइंग आएगा, परफेक्ट में आई हैव प्लेड, ठीक है, एंड आई हैव बीन प्लेइंग। देन पास्ट में आई प्लेड, सेकंड फॉर्म आई वाज प्लेइंग, ठीक है, वाज यूज हो रहा है, आई हैड प्लेड, हैव की जगह हैड आ गया, आई हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। फ्यूचर में आई शैल प्ले या आई विल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग, ठीक है, शैल बी आ गया, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। आप लोगों ने अगर मेरे तीनों लेक्चर्स लिए हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप। Now let's talk about conditional sentences. Conditional sentences are sentences that expresses one thing, ठीक है, contingent on something else, एक चीज जो मुकम्मल तौर पे मुनहसर करे दूसरी चीज पे। For example, if it rains, अगर बारिश हुई, the picnic will be cancelled, तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, बारिश जो है वो रिलेट करवा रही है पिकनिक से, ठीक है। So they are also they are so called, वो इसलिए कहते हैं because the impact of the main clause जो होता है सेंटेंस के अंदर वो conditional होता है on the dependent clause। main clause जो होती है वो dependent clause को मजबूर कर देती है कि वो उसके ऊपर इन्हसार करे। फुल कंडीशनल जो होता है 10 नाउ कंटेन टू क्लॉजेज, उसमें दो क्लॉजेज होती हैं, द डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्सप्रेस कर रही होती है कंडीशन को, कॉल द एंटीसीडेंट, इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और प्रोटेसिस कहते हैं इसको, ठीक है। एंटीसीडेंट एंड प्रोटेसिस इसके नेम्स हैं। और मेन क्लॉज जो एक्सप्रेस कर रही होती है कंसिक्वेंसेस, नतीजों को, जिसे हम कहते हैं कंसिक्वेंट या फिर अपोडोसिस, ठीक है। प्रोटेसिस एंड अपोडोसिस, ये आपने नाम याद रखने हैं, ओके। अब इसकी कंडीशंस की अगर बात करें तो इसकी 4 कंडीशंस है हमारे पास, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब जो जीरो कंडीशन है उसका तो नाम ही जीरो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसको हम प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबल कंडीशन। सेकंड कंडीशन को हम इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, और थर्ड को हम बोलते हैं पॉसिबल कंडीशन, सॉरी इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ देखें जीरो कंडीशन में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब आपने टेंसेस तो पढ़े हुए हैं ना, इसीलिए मैंने ये लास्ट में रखा है, क्योंकि अगर आपने टेंसेस ना पढ़े हुए होते तो आप लोग कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को ना समझ पाते। तो जो इफ है, इफ के साथ अगर इफ लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे जो फर्स्ट क्लॉज होगी उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा, और सेकंड क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि टू टॉक अबाउट थिंग्स, ये यूज होता है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसी चीजें जो पक्की होती हैं, बिल्कुल ट्रुथ से रिलेटेड होती हैं, लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। जैसे इफ यू फ्रीज वाटर, ठीक है, यू फ्रीज वाटर इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट टर्न्स इनटू आइस, दैट इज आल्सो अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इट टर्न्स इनटू आइस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर कहीं पे बात हो रही है किसी साइंटिफिक फैक्ट की, तो वहां इफ भी लगा हुआ है, तो हम लोग वहां पे जीरो कंडीशनल यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट मेन क्लॉज में भी आएगा जी प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो कंडीशनल क्लॉज होगी उसमें भी आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। इसके एक और एग्जांपल है, एंड इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी साथ साथ डाली गई हैं समझाने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं, PROBABLE, प्रोबेबल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो होता है इसमें अगर हम इफ लगाएं, इफ के साथ फर्स्ट जो हमारी क्लॉज होती है उसमें यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन जो हमारी सेकंड क्लॉज होती है कंसीक्वेंसेस वाली क्लॉज, उसके अंदर यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या वांट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसे हम बेयर फॉर्म बोलते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसको मेमोराइज करना है कि अगर हमारे पास जीरो कंडीशनल है तो इसके बाद पहले भी फर्स्ट लगेगा, सॉरी सिंपल टेंस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और बाद में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और बाद में क्या होगा जी, कॉमा के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। ये इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटीज के शो करवाने के लिए, प्रोबेबल है ना, इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, आई विल स्टे एट होम, तो यहाँ पे कॉमे के बाद मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज हो गया, आई विल स्टे एट होम।
और यहाँ पर अगर दोनों को शफल कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब अगर जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है उसको पहले लाया जाए और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बाद में लाया जाए तो भी इनकी कंडीशन सेम ही रहेगी। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है इफ आई वेक अप लेट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, आई वेक अप लेट, आई विल मिस द बस, तो आई विल मिस द बस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। अच्छा जी, अब सेकेंड कंडीशनल की बात कर लें जिसे हम इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, IMPRO PROBABLE, प्रोबेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर पहले यूज हो रहा है इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है तो हम कॉमे के बाद प्रेजेंट कंडीशनल लगाएंगे, यानी वुड जो है या वुड नॉट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वुड या वुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। पास्ट सिंपल टेंस अगर कहीं पे भी यूज हो रहा है तो हम वुड या वुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इसका यूसेज क्या है, जैसे हम किसी इमेजिनरी सिचुएशन को प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी चीज को भी इमेजिन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन $1 million, इफ आई वन $1 million, आई वुड बाय अ कार। आई वुड के बाद हमने वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बाय फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई वुड बाय अ न्यू कार। या फिर इफ आई वर यू, ये पास्ट सिंपल टेंस है, आई वर यू, आई वुड क्विट स्मोकिंग, आई वुड क्विट स्मोकिंग, ठीक है। एक बार अगेन रिवाइज करते हैं, जीरो कंडीशनल में हमने क्या किया जी, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल, और अगर हम लोग इसकी बात करें फर्स्ट कंडीशनल की तो उसमें हमने क्या किया, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल और बाद में क्या है जी हमारा फ्यूचर सिंपल। अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं तो इसके बाद पास्ट सिंपल और बाद में प्रेजेंट कंडीशनल यानी वुड जो है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड कंडीशनल की बात कर लें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को तो आपको पता होगा, उसकी फॉर्मेशन के तरीके भी बता के आई हूँ। और यहाँ पे हम कॉमा के बाद परफेक्ट कंडीशनल यूज करते हैं, यानी वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वुड हैव या वुड नॉट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये पास्ट की इमेजरी सिचुएशन के लिए यूज होता है, मतलब इमेजिन कर रहे हो फुली पास्ट में। इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है, आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल। ये चेंज हो जाएगा परफेक्ट कंडीशनल में, आई वुड हैव बीन हैप्पी, वुड के साथ हैव बीन लगा हुआ है और हैप्पी, ठीक है। बीन इज द थर्ड फॉर्म बी की, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इफ आई हैड मेट सुसैन लास्ट वीक, आई वुड हैव गिवन हर माई टॉयज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड कंडीशनल। ये देखें यहाँ पे मैंने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल के यूसेजेस भी दोबारा बता दिए हैं, उसका स्ट्रक्चर भी दोबारा बता दिया है। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ। If you have any question, you can ask. चलें जी, आपको मैं कल का टेस्ट बता देती हूँ। कल आप लोगों का फ्यूचर टेंस का और साथ में ही कंडीशनल सेंटेंसेस का टेस्ट होगा, और इसके साथ ही जो मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों को करवा रही हूँ। जी, तो जो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवाए जा रहे हैं उनमें से 126 से 150 तक आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी टेस्ट होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, डेली बेसिस पे दिखाती हूँ, बताती भी हूँ। दैट इज फ्रॉम 126 पर्टिनेंट से, मुनासिब से, ठीक है। 126 से 150 तक होगा। दैट इज एब्सकॉन्ट, ठीक है, मगरूर, भाग जाना है, मगरूर हो जाना, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है और साथ में आपका टेस्ट होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि
SSE इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी लोग अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैम स्क्रीन विजिबल है? जी जी मैम, किरण विजिबल है। ओके थैंक यू। कल हमने बात की थी प्योरिटन एज की, तो आज हम लोग बात करते हैं रेस्टोरेशन एज की, फ्रॉम 1660 टू 1700। ओके, रेस्टोरेशन एज या फिर एज ऑफ ड्राइडन। There are three historical events which influenced the life and literature of the age of Dryden. First one is the restoration of Charles II to the English throne in 1660. अब देखें, चार्ल्स II तो रहता था फ्रांस में, ठीक है। अब जब वो फ्रांस से वापस आया इंग्लैंड के अंदर, जी ओके तो जब चार्ल्स II फ्रांस से वापस आया इंग्लैंड में, तो जाहिर है उसने तो फ्रांस का बड़ा कोई, जिसे मैं एक वर्ड देती हूँ, भड़कीला लिटरेचर उसने देख रखा था। तो उसको प्योरिटन्स का वो जो एक रिलीजियस टाइप लिटरेचर था वो कहाँ पसंद आना था उसे, ठीक है। तो उसने आते ही कहा कि मुझे तो ये जो, इसकी एक कोटेशन भी है कि मुझे ये जो शेक्सपियर की मिड समर नाइट्स ड्रीम है ना, शेक्सपियर ने जो ड्रामा राइट किया था मिड समर नाइट्स ड्रीम, तो मुझे तो वो बोरिंग लगता है। तो उसने कहा मुझे तो एक भड़कीले टाइप का लिटरेचर चाहिए, ऐसा लिटरेचर चाहिए जो कि इंसान को ना फैसिनेट कर सके, ठीक है। तो अब वो आ गया, तो जाहिर लिटरेचर में भी चेंजिंग आएगी। जो रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज थी और जो पोपिश फ्लोर था वो एंड होना स्टार्ट हो गया था। अब जो गोल्डन रेवोल्यूशन थी ऑफ द ईयर 1688 वो भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो ये स्टार्ट हो गई थी, जो एज थी वो अपने बेस्ट टाइम में, बेस्ट पीरियड में आ गई थी। खैर, अब रेस्टोरेशन आ गई थी जी चार्ल्स II की। तो जो रेस्टोरेशन थी चार्ल्स II की ब्रॉट रेवोल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। द प्योरिटन जो रिजम था ऑफ ओलिवर क्रोमवेल had been too severe, वो बहुत सीरियस हो गया था। इट हैड ये क्या है, suppressed too many नेचुरल, यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्लेयर्स जो हैं उनको उसने बहुत दबा दिया था। प्योरिटन्स तो लिखते ही बहुत ज्यादा सख्त और रिजिड थे ना। नाउ रिलीज फ्रॉम रिस्ट्रेंट से रिलीज होकर जो सोसाइटी है उसने अबंडन कर दिया था द डिसेंसीज को ऑफ लाइफ एंड रेफरेंस फ्रॉम लो इटसेल्फ। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर आ रहा था उसको खत्म करने की, उसको कम करने की कोशिश की, एंड प्लंग्ड इनटू एक्सेसेस मोर अननेचुरल देन हैड बीन द रिस्ट्रेंट्स ऑफ प्योरिटनिज्म। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बहुत नेशनलिज्म होगी, बहुत हमने अपने एंसेस्टर्स को फॉलो कर लिया, बहुत ज्यादा हम लोगों ने रिलीजियस टर्म्स के ऊपर लिख लिया। अब हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे दैट इज मोर प्लेयरेबल देन मोर रिलीजियस थिंग्स, ठीक है। सो इट सीम्स दैट इफ इंग्लैंड जो है ले सिक ऑफ अ फीवर, ऐसा लग रहा था उसको एक फीवर हो गया है। द किंग वाज अ थोरो रैक, वो एक ऐसा बंदा था जिसने बड़ी इमोरल लाइफ गुजारी थी, ठीक है। उसके नंबर ऑफ मिस्ट्रेसेस थी और बहुत ज्यादा उसके इलिस्टिमेट चिल्ड्रन थे, बहुत उसके नाजायज बच्चे थे, ठीक है। दिस इमोरालिटी जो है एंड लिबर्टी जो है, यानी अगर ह्यूमरस एटीट्यूड की बात करें इस एज का, वो रिफ्लेक्ट करवाया जाता है उसके लिटरेचर में, स्पेशली ड्रामास के अंदर। जो प्ले है ड्राइडन का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द पीरियड जो है ड्राइडन, वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी इमोरालिटी को, ठीक है, उसकी कोर्सनेस को लाइफ की। ये एक एम्पल मैयर है हमारे पास, यानी एक क्लियर एग्जांपल है कि वहां पर क्या हो रहा था। अब अगर किंग और उसके फॉलोअर्स की बात करें तो ऑफ द किंग एंड हिज फॉलोअर्स जो है वो डिफिकल्ट था कि वो राइट करें टेम्परेरीली, यानी यहाँ पे ना बैन हो गया था कि जो किंग को पसंद है जस्ट वही राइट करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ड्रामेटिक लिटरेचर है उस टाइम का, ठीक है, वो एट्रोशियस है और वो बहुत टेरिबल किस्म का है। हम अंडरस्टैंड करते हैं उसको जब हम रिमेम्बर करते हैं द करेक्टर ऑफ द कोर्ट एंड सोसाइटी फॉर विच इट इज द फॉर विच इट इज रिटन। मतलब जो लिटरेचर था पहले तो लिखा जाने लगा था हर किस्म के लोगों के लिए, उसे लेमैन भी पढ़ सकता था, उसे कोर्ट के भी, उसे कर्टियर्स भी पढ़ सकते थे। लेकिन बाद में क्या सीन हो गया, बाद में वो जो लिटरेचर है वो सिंपली एंड थॉरोली कोर्ट और सोसाइटी से रिलेट होके रह गया। अनस्पीकेबली अगर बात करें, टेरेबली अगर बात करें, तो जो लिटरेचर था दैट इज डिस्कस्टिंग।
अब जो किंग है, कोई पॉजिटिव उसकी पेट्रियोटिज्म नहीं थी, कोई हुब्बे वतन नहीं था वो, उसको तो फ्रांस से मोहब्बत थी, उसको इंग्लैंड से कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं था अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, कोई पब्लिक एक्शंस में वो नहीं जाता था। इसके अलावा उसके जो हाई ऑफिसर्स थे वो भी ब्लैक गार्ड थे, जिसकी बात अगर करें, जिसे हम रास्कल्स, स्काउंड्रल्स बोल सकते हैं, हर चीज चुरा चुरा के अपने खजाने भर रहे थे वो, ठीक है। कॉमन थीफ बन गए थे वो लोग, जो हर किस्म के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है उनको एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते थे, जिसे मैं कहूँ ना फिरका वारियत, उसे भड़का देते थे और खुद फिर मजे लेते थे, ठीक है। उन्होंने हर तरीके के मुआहदे तोड़ दिए थे, डच लोगों के साथ मुआहदे तोड़ दिए थे, यहाँ पे मिनिस्टर्स के साथ उनकी नहीं बनती थी अपने, उन्होंने धोखे देने स्टार्ट कर दिए थे पूरी कंट्री और कंट्री से रिलेटेड चीजों को। एंड प्लीज आप लोग फोकस किया करें इधर, मैसेजेस करते रहते हैं ग्रुप में, जस्ट इधर लेक्चर पे फोकस कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे अगर ग्रेट प्लेग की बात करें या फिर ग्रेट फायर ऑफ लंदन की बात करें, तो 1665 में जो ग्रेट प्लेग या ग्रेट फायर है, दैट फॉलोड वर पॉपुलरली रिगार्डेड एज सूटेबल पनिशमेंट फॉर द सिंस ऑफ प्रोफ्लिगेट एंड सेल्फिश किंग। उसके गुनाहों का नतीजा था जिसकी वजह से वो ग्रेट फायर लगी थी। प्रैक्टिकली जो होल लंदन है वो जल गया था, एंड काउंटलेस जो है लोग मरे थे उस प्लेग में, 1000 जो हैं वो लंदन से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए थे। While London was burning and the people were suffering, the king and his nobles kept up their celebrations. They roamed the streets, abducting and seducing the women of peace-loving citizens. ये हालात थे उस टाइम पे लंदन के। लंदन के अंदर क्या हो रहा था, किंग और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो अबडक्ट करते थे, सिड्यूस करते थे औरतों को, आम लोगों की, ठीक है। और वो लोग जो है किसी, लंदन जल रहा था और उन लोगों को जस्ट अपने सेक्सुअल प्लेयर्स की पड़ी थी। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस इरा का वो है बिटरनेस ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पैशंस। जो एज है वो विटनेस करती है द राइज ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे देखें, विग्स एंड टोरीज की बात होती है, आप लोगों ने जरूर ये नाम कहीं सुना होगा। मैं बताती हूँ आपने कहाँ सुना है। आपने सुना है गुलिवर ट्रेवल्स के अंदर। गुलिवर ट्रेवल्स में जो स्विफ्ट है उसने बताया विग्स और टोरीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। अगर आपने उसकी लो हील्स और हाई हील्स पढ़ी हो तो आपको पता चले कि वो लो हील्स जो है वो विग्स को कहता है और हाई हील्स टोरीज को कहता है। और उसने वहां पे उनके ऊपर एक पॉलिटिकल एलेगरी या पॉलिटिकल सटायर किया है। जो विग्स है, ठीक है, रॉयल पावर थी उसके पास, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पार्लियामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो टोरीज है वो सपोज करती थी डिवाइन राइट को, थ्योरी ऑफ किंग को। रिलीजियस यहाँ पे कंट्रोवर्सीज जो थी वो बहुत ज्यादा बिटर थी। जो सपोर्टर्स थे प्योरिटन्स के, उनको क्या किया गया था, विक्टिमाइज किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोटेस्टेंट्स की, कैथोलिक्स की, बेचारे लेबर्स की जिंदगी गुजार रहे थे, देवर सस्पेक्टेड हैड टू पे टैक्सेस, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, हर काम वही करते थे। वर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ड्यूरिंग द क्लॉन, मतलब वो क्लॉन के नीचे कोई ऑफिस अपना नहीं बना सकते थे, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी खत्म कर रहा था वहां पे। दिस इंटेंस हेट्रेड जो है कैथोलिक्स के लिए, ये राइटिंग्स में भी दिखती है उस टाइम की। पॉपिश प्लॉट की अगर बात की जाए तो जो एक रिलीजियन है किंग का वो भी सस्पेक्टेड था। कैसे, उसके जो ब्रदर जेम्स था वाज डिक्लेयर्ड अ पोपिश, मतलब पोपिश उसे डिक्लेयर किया गया था, एक कैथोलिक जिसे हम कहते हैं। एंड चार्ल्स टू जो है had no legitimate child and higher it was certain that his brother James जो है a Catholic would succeed to the throne। अब देखो जाहिर है उसके तो legitimate child थे उसने, लेकिन बताया नहीं होता कि कोई मेरे legitimate childs भी मौजूद हैं, तो जेम्स को बनना चाहिए था वहां पे पोप। देयरफॉर यहाँ पे अटेम्प्ट हुए थे कि वो उसको एक्सक्लूड करें, उसको बाहर निकालें थ्रोन से और रिप्लेस करें उसकी जगह पे ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को, जो कि फेवरेट था उसके चार्ल्स टू के एक इलेजिटिमेट बेटे का। दिस कंट्रोवर्सी जो है वो डायरेक्टली लेड टू द सो कॉल्ड पोपिश प्लॉट स्वॉर्न टू टीटस ओटस, ठीक है। इस टीटस ओटस से रिलेट करवाया गया था इस पोपिश प्लॉट को। यानी अब यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे उनको वोटिंग होनी थी हायर करने के लिए कि किसको हायर किया जाए। अगर गोल्डन रेवोल्यूशन की फिर बात करें, अब बारी आई जेम्स टू की। जेम्स टू 1685 के अंदर आ गया थ्रोन पे। बहुत वेरियस किस्म की यहाँ पे अब जो एस्टैब्लिशमेंट है कैथोलिसिज्म के अंदर वो भी होने लगी, ठीक है। By his misrule, he made himself entirely unpopular within 4 years. लेकिन जेम्स टू जो है उसने अपने आप को, जाहिर है वो अपने आप को पॉपुलर नहीं कर सका, तो उसने क्या किया, 4 सालों में उसने अपनी पॉपुलैरिटी खो दी। जो नेशन है वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया।
जो ब्लडलेस रेवोल्यूशन है 1688 के अंदर, नाम याद रखिएगा, ब्लडलेस रेवोल्यूशन आई थी 1688 के अंदर, जिसे हम प्रोटेस्टेंट विलियम एंड मैरी ऑफ ऑरेंज जो हैं वो थ्रोन पे आए थे। ये इंडिकेट करता है दैट जो कंट्री है वो रिस्टोर होगी, वंस अगेन वो हेल्थ की तरफ जाएगी, सैनिटी की तरफ जाएगी आफ्टर द फीवर ऑफ इमोरालिटी एंड करप्शन। इन्होंने कहा कि हम एक ब्लडलेस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें ये जितना भी ज्यादा इमोरालिटी हुई है उसको हम खत्म करेंगे, करप्शन को हम खत्म करेंगे, और जितना भी ह्यूमैनिटी सफर हुई है रेस्टोरेशन से उसको हम क्या करेंगे, डिफीट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है अब आई फ्रेंच से था ये हमारा चार्ल्स टू, तो ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस तो लेके आया था लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर के अंदर इसने सारे के सारे ओल्ड स्टैंडर्ड्स को ब्रेक अवे किया। इसने कहा मुझे एक भड़कीले टाइप का लिटरेचर चाहिए। बहुत से लिटरेरी मैन जो हैं उनको निकाल बाहर किया इंग्लैंड से, ठीक है। चार्ल्स अपने कोर्ट के अंदर अपनी पसंद पसंद के लोग चुन चुन के लेके आया। इसके अलावा इंग्लिश पोइट्री हो गई, ड्रामा हो गया, उसका स्टाइल इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेपीज डायरी 1660 से 1669 तक बहुत फेमस है ये। इसके बाद हम लोग मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है उसके बारे में कहा है कि ये मुझे बोरिंग लगता है, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, बट दैट ही विल नेवर गो अगेन टू हेयर शेक्सपियर। इवन उसने मिडसमर नाइट्स ड्रीम में बात करी थी ना स्टार्ट में, वो देखने के बाद कभी भी वो शेक्सपियर का कोई प्ले सुनने ही नहीं गया। फॉर इट इज द मोस्ट इंसिपिड, डल एंड अनएक्साइटिंग रिडिकुलस प्ले है दैट एवर आई सा इन माय लाइफ। ये अल्फाज हैं चार्ल्स टू के, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में उसने बोला था कि तो बड़ा बोरिंग प्ले है। आई थी फ्रेंच इन्फ्लुएंस, तो उसने क्या किया, शेक्सपियर और एलिजाबेथन जितने भी थे उनको इंटरेस्टिंग नहीं रखा, लिटरेरी जो टर्म्स थी उसको चेंज कर दिया। फ्रेंच राइटर्स आ गए, उन्होंने अपना एक फ्रेंच पीरियड और फ्रेंच इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर लिया। पहले पहले क्या होता था यहाँ पे उन लोगों ने मतलब पास्कल की अगर बात की जाए, बोसवेट, ये लोग, ये राइटर्स आए, ठीक है, ये राइटर्स आए, फ्रेंच से आए, फेनेलन, उसके बाद यहाँ पे मालहर्ब, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कॉर्नेली रेसाइन, उसके बाद है मोलेर। ये जो मोलेर है ये ज्यादा फेमस है इन सब के अंदर ना। अब इसने क्या किया, जो यहाँ पे जैसे ही ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस आया अपने अपने राइटर्स को लेके आ गया, एलिजाबेथन लिटरेचर जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर दी। इसके अलावा जितने भी एस्ट्रे, जितने भी भटके हुए इसके फ्रेंच लोग थे, जो जिन्हें फ्रांस में कोई पूछता भी नहीं था, ये उनको अपने पास ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जल्दी जल्दी इलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे एक इंसान जो है जब वो दूसरे को मॉडल के तौर पे लेता है ना, या उसकी कॉपी करता है, ठीक है, तो ही शुड कॉपी विर्च्यूज नॉट वाइसेस। तो उसे क्या कॉपी करनी चाहिए, उसे नेकियां कॉपी करनी चाहिए, उसकी अच्छाइयां कॉपी करनी चाहिए, उसकी बुराइयां कॉपी नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंग्लिश राइटर्स थे इन्होंने अपना रूल बरकरार रखा, कॉपी किया तो किया, वॉइसेस भी साथ ही साथ कॉपी कर ली। फ्रेंच कॉमेडी विदाउट एनी ऑफ इट्स विट एंड डेलिकेसी। अब यहाँ पे रेस्टोरेशन एज के लिटरेचर की अगर बात की जाए, बिल्कुल भी नफीस लिटरेचर नहीं था, कोई भी राइम मीटर स्कीम इन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं किया, अपना कोई स्टैंजा पैटर्न नहीं बनाया, कोई नई चीज तो लेके आई ही नहीं, जो चीज इमिटेट की वो भी स्लैविशली इमिटेट की। अब रोचेस्टर की पोएम्स की बात करें, ड्राइडन के प्लेस की बात करें, विचेरले हो गया, कॉन्ग्रीव हो गया, ठीक है, वेनबर्ग हो गया, इन तमाम लोगों ने क्या किया, ये रहे तो वहां पे पॉपुलर हैं लेकिन अनरीडेबल रहे हैं। पॉपुलर भी हुए लेकिन अनरीडेबल रहे, यानी इनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो शेक्सपियर को मिलके गई है। अच्छा जी, मिल्टन की अगर बात करें, मिल्टन के सॉन्ग ऑफ बेलियल, ठीक है, फ्लॉन विद इंसोलेंस, वो उसे कह दिया गया कि ये तो रूडनेस से भरा हुआ है, एंड वाइन इट इज अ गुड एक्सप्रेशन ऑफ द वाइल्ड, मतलब ये एरोगेंट कैरेक्टर्स का एक एक्सप्रेशन था। ये बात की है रेस्टोरेशन फ्रेंच फिलोसोफर्स ने। न्यू टेंडेंसीज की अगर बात करें, ठीक है, तो ओल्ड एलिजाबेथन जो पीरियड स्पिरिट था उसको इन्होंने खत्म किया, पेट्रियोटिज्म को ये खत्म करके गए, इंडिविजुअलिज्म को इन्होंने खत्म किया, और अपने पास जो चीज लेके आए वो स्लेविशली इमिटेट करके आए फ्रेंच राइटर्स को। ड्राइडन की बात करें, अब अगर ड्राइडन इस टाइम का ग्रेटेस्ट राइटर है, ठीक है, वो एक जनरल कंप्लेंट देता है हर चीज के बारे में, और उसने प्रोज और पोइट्री जो है उसके अंदर अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो डालने की कोशिश की। लेकिन लिटरेचर एक प्रोग्रेसिव आर्ट है, और इस एज के जो राइटर्स हैं उनको भी पता चल गया था कि जो उनकी टेंडेंसी है रियलिज्म की, जब तक वो उसमें नहीं डालेंगे, प्रिसाइजनेस नहीं डालेंगे, एलिगेंस नहीं डालेंगे, तो नेक्स्ट 100 years तक उनका लिटरेचर जो है वो फ्लोरिश नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग,
फॉर्मलिज्म उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है। जो जबान है हमारी उसको इजी बनाने की कोशिश की गई थी। रियलिज्म, रियलिज्म अब रियलिज्म स्टार्ट से ही चली आ रही है, ठीक है, रियलिज्म स्टार्ट से ही चली है, लेकिन रेस्टोरेशन राइटर्स जो हैं वो रियलिस्टिक पिक्चर जो है करप्ट कोर्ट की, सोसाइटी की, वो दिखाना चाहते थे लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है वो मोर इंटरेस्ट डाला फ्रेंच राइटर्स को कॉपी करने में, और मोरल सिग्निफिकेंस को उन्होंने जाने दिया। होब्स की अगर बात करें तो होब्स एक ऐसा पर्सन है जिसने बॉडी, उसके एपेटाइट्स के बारे में लिखा, सोल के बारे में, उसके आइडियल्स के बारे में बड़ी रियलिस्टिक वे के अंदर वो बता के गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं एक न्यूनेस की, एक ऐसी चीज की जो कि उसको हाई लेवल पे लेके जाता, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इस वजह से उसकी जो राइटिंग्स हैं वो अनरीडेबल रही हैं। फॉर्मलिज्म सेकंड टेंडेंसी सेज की टुवर्ड द डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी एंड एक्सप्रेशन। अगर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो वो है फॉर्मलिज्म। एलिजाबेथन और प्योरिटन एज जो थी उसकी टेंडेंसी जो थी राइटर्स की वो थी एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ थॉट्स के ऊपर एंड लैंग्वेज के ऊपर। वो कहते थे अगर हमारा कोई वर्क प्रोड्यूस हो ना तो वो सबलाइम वर्क होना चाहिए, एक ऐसा वर्क जिसके अंदर नोबल डिक्शन यूज की जाए, जिसके अंदर एलिवेटेड थॉट्स यूज किए जाएं, जिसके अंदर हम इमोशंस डालें, इंटेंसिटी डालें, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लैटिन कोटेशंस एंड क्लासिकल एल्यूजन्स डाली। अगर रेस्टोरेशन राइटर्स की बात करें हम तो ये फ्रेंच से रिलेटेड हैं सारी की सारी टेंडेंसी, फॉर्मलिज्म वहां से इन्होंने कॉपी की है। इन लोगों ने उसको स्लैविशली कॉपी किया, मैथमेटिकल टर्म्स के ऊपर उसको कॉपी किया, उसके कोई राइम मीटर स्कीम नहीं डाले। हीरोइक कपलेट जो है इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हीरोइक कपलेट भी इनका इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ड्राइडन जो है उसके दौर के अंदर अगर देखा जाए तो कॉमेडी ऑफ मैनर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, इसके अलावा और कुछ चीज इन्फ्लुएंस नहीं हो सकी। एक और थिंग जो कि रीडर जो है उसको जाननी चाहिए रेस्टोरेशन लिटरेचर के बारे में, दैट इज 2 iambic pentameter lines which rhyme together, जिनके लास्ट में राइमिंग वर्ड होते हैं, एज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ पोएट्री, जिसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। वॉलर जो है उसने 1623 के अंदर ये टर्म यूज करवाई थी और जनरली इसको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ कपलेट, और वो फर्स्ट पोइट है जिसने यूज किया था इसको कंसिस्टेंटली इन द बल्क ऑफ हिज पोएट्री। तो एट द एंड ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं टेंडेंसी से रिलेटेड, ये रियलिज्म आ गई ड्रामा के अंदर, फॉर्मलिज्म आ गई ड्रामा के अंदर, उसको बहुत ज्यादा प्रिसाइज और सिंपल करने की कोशिश की गई, एंड लास्ट वन जो है वो हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया गया। ये सारे के सारे हमें जॉन ड्राइडन के वर्क के अंदर भी मिलते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट रेस्टोरेशन एज। अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग हैंड रेज कर सकती हैं, ऑल गर्ल्स। आई थिंक एक तो सफीना है इंग्लिश की, एक सर ने बताया था सन्ना है, राइट, शमसा है एक, और एक सुमेरा नाज है, ठीक है। आई थिंक किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज ये जो टॉपिक है ये बड़ा इजी सा बनाया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। चलो जी, इसकी पीडीएफ जो है ना वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो जो आज हम लोगों ने नॉवल पढ़ना है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन, a Victorian writer. So let's have a look on it. एक सेकेंड मैं अपने की नोट्स निकाल लूं जी। अब जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है दैट इज अ विक्टोरियन नॉवल, इसके कैरेक्टर ज्यादा हैं तो वो हम साथ साथ डील करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस नॉवल की, तो ये बिल्डिंगस्ट्रोमन नॉवल है, ठीक है। एक ऐसा नॉवल जिसकी एंडिंग जो है उसके बारे में बहुत तजाद है। इसकी 2 एंडिंग्स बनी थी, ठीक है, बाद में इसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अच्छा जी, ये अपेयर्ड हुआ था सीरियली इन द मैगजीन ऑल द ईयर राउंड बिटवीन 1860 टू 1861। लेटर इसको पब्लिश करवाया गया बाय चैपमैन एंड हॉल,
बाय चैपमैन एंड हॉल इन 1861 इन 3 वॉल्यूम्स। इसको 3 वॉल्यूम्स में जो है वो पब्लिश करवाया गया, ठीक है। बिल्डिंगस्ट्रॉमन इस नॉवल से रिलेटेड है ये टर्म। इसके अलावा ये अपेयर्ड होता है मैगजीन के अंदर ऑल द ईयर राउंड में 1860 से 1861 तक, और उसके बाद इसको चैपमैन और हॉल ने 1861 में 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया था। इसको फर्स्ट पर्सन नरेशन के तौर पे यूज किया जाता है, कि इसका नरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ना तनकीद तो बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि बहुत फेमस नॉवल है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बहुत फेमस नॉवल है, इसके ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा हुई है। और इस पे अगर तनकीद निगार की बात की जाए तो वो थॉमस कार्लाइल है, जो इस नॉवल को कहता है पिप्स नॉनसेंस। पिप इस नॉवल का क्या है जी, सेंट्रल कैरेक्टर जिसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है वो है। इस पिप का जो नाम है, रियल नेम है, दैट इज फिलिप पिरिप, PIRRIP, पिरिप, फिलिप पिरिप, और इसे छोटा करके हमने बना दिया पिप। अच्छा, 2 एंडिंग्स हैं इस नॉवल की। रिवाइज्ड एंडिंग जो है, रिटन आफ्टर विलियम विल्की कॉलिंस ऑब्जेक्टेड टू द नॉट हैप्पी एंडिंग ऑफ द नॉवल। अब यहाँ पे बात होती है जी चार्ल्स डिकन की, तो चार्ल्स डिकन ने पहले इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं की थी नॉवल की, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में। फिर जब इसके दोस्त विलियम विल्की कॉलिंस ने इसको रीड आउट किया तो उसने कहा कि तुम्हें इसकी हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए थी, तो इसने अपने फ्रेंड के कहने पे इसकी अगेन रिवाइज्ड एडिशन के अंदर हैप्पी एंडिंग की, और अब जो हम नॉवल पढ़ते हैं उसकी हम हैप्पी एंडिंग ही पढ़ते हैं। इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा कैरेक्टर है फिलिप पिरिप, जिसे हम पिप कहते हैं। ये नरेटर भी है और प्रोटैगनिस्ट भी है इस नॉवल का, ठीक है। ये एक ऑर्फन है, ये एक यतीम बच्चा है, रेज्ड बाय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। ये बात याद रखनी है, इसके अम्मी अब्बू नहीं है, इसको किसने रेज किया, इसकी बहन ने, और इसके बहन का हस्बैंड बहनोई होगा आई थिंक, या उसने इसको रेज आउट किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इसके बहनोई की, जो गारग्रे, ठीक है, जो गारग्रे की अगर बात करें तो ये पिप का ब्रदर इन लॉ है, ब्लैक स्मिथ। ये एक ब्लैक स्मिथ है बाय प्रोफेशन, बहुत काइंड हार्टेड और बहुत फ्रेंडली है पिप से, पिप का बेस्ट फ्रेंड है ये। इसकी बहन बहुत मगरूर औरत है, वो पिप को मारती भी थी, ठीक है। मिसेस जो ग्रेगरी की बात करें तो पिप की बड़ी बहन है। लेटर बिकम्स पैरालाइज्ड एंड डाइज, तो ये पैरालाइज हो जाती है बाद में और मर जाती है। इसके आगे की कहानी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। खैर, अब यहाँ पे क्या होता है जी, इसका जो ये है ब्रदर इन लॉ, वो तो इसके साथ बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडली है, लेकिन इसकी जो मदर, ये जो इसकी सिस्टर है ना, ये बहुत ज्यादा जालिम है, इसको मारती भी थी बचपन में छोटी छोटी बातों के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिस्टर पेम्बरले चोक की, ठीक है। मिस्टर पेम्बरले चोक जो है वो पिप ग्रेगरी का अंकल है, ठीक है, पिप गागरे का अंकल है, एक कॉर्न मर्चेंट है। अब पिप, ये जो की बात याद रखिएगा, जो है वो हमारा क्या था, ब्लैक स्मिथ था, और ये जो है जो है वो हमारा क्या है जी, एक कॉर्न मर्चेंट है। ये कनेक्ट करता है पिप टू मिसेस हाविशम। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मिस हाविशम की, मिस हाविशम एक ऐसी वेल्दी औरत है जो कि ओनर है सेटलेस हाउस की, सेटलेस हाउस की ओनर है, अपनी ब्यूटीफुल अडॉप्टेड डॉटर स्टेला के साथ वहां पे रहती है। ये बात याद रखिएगा, मिस हाविशम की ब्यूटीफुल और अडॉप्टेड डॉटर है जिसका नाम है स्टेला। ये हेट करती है मैन को बिकॉज हर फियोंसी जो है लेफ्ट हर एट द अल्टर, वो उसको छोड़ गया था, बिल्कुल एंड पे ही ना छोड़ गया था उसको। आगे मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी तो आपको पता समझ आ जाएगी। एस्टेला की अगर बात करें तो वो एक ब्यूटीफुल अडॉप्टेड डॉटर है मिस हैविशम की, वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। शी इज रेज्ड टू ब्रेक हार्ट्स ऑफ मैन। उसने पता उसको अडॉप्ट क्यों किया, क्योंकि जैसे उसका फियांसे उसको छोड़ गया था ना, वैसे ही वो चाहती है कि उसके अडॉप्टेड डॉटर जो है ना वो बहुत सारे लड़कों का दिल तोड़े, ठीक है। और जो बेचारा पिप है वो एस्टेला से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन एस्टेला कभी भी उसके लव का रेसिप्रोकेट नहीं करती, उसके लव को नहीं मानती, उसका दिल तोड़ती है। Later it is revealed that she is the daughter of Molly and Abel Magwitch. अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये डॉटर, बाद में वो डॉटर निकलती है मॉली की एंड एबल मैगविच की। शी मैरीज, अब ये बात याद रखिएगा, एस्टेला जो है शादी पिप से नहीं करती, वो शादी करती है बेंटले ड्रमल से, बेंटले ड्रमल, ठीक है। हर्बर्ट पिप का एक फ्रेंड है लंदन के अंदर, जब वो लंदन जाता है पढ़ने के लिए तो वहां पे उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है हर्बर्ट, ठीक है।
और यहाँ पे इसके हर्बर्ट का पूरा नाम होता है हर्बर्ट पॉकेट और इसके फादर का नाम होता है मैथ्यू पॉकेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एबल मैग्विच की बात करें, जो कि एस्टेला का बाद में क्या निकलेगा, फादर निकलेगा। आ कन्विक्ट, एक ऐसा क्रिमिनल पर्सन है ये जो कि जिसकी पिप हेल्प करता है अपने चाइल्डहुड में। लेटर ही बिकम्स पिप्स अननोन बेनिफैक्टर, वो बाद में पिप का एक मोहसिन बन जाता है, उसकी हेल्प करता है पैसों वगैरह के लिए भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपैशन की। ये एनिमी है, ये दुश्मन है मैग्विच का, ये भी एक क्रिमिनल है। ठीक है, और इसके अलावा ये मिस हाविशम का वही फियांसी होता है जो उसको वेडिंग डे पे छोड़ जाता है। मिस्टर जैगर्स की अगर बात करें, ये एक प्रोमिनेंट किस्म का लॉयर है लंदन के अंदर, और ये पिप को बताता है कि तुम्हारे लिए कोई जायदाद छोड़ गया है, तुम्हारा कोई मोहसिन, तुम्हारा कोई बेनिफैक्टर। मॉली जो है ये इसी जैगर की, मिस्टर जैगर जो कि लॉयर है, उसकी मेड होती है, और बाद में ये एस्टिला की मदर निकलती है, और मैग्विच जो है उसकी ये क्या है जी, स्ट्रेंग्ड वाइफ निकलती है। बिडी, बिडी कौन है? ये पिप की दोस्त है, पिप की बहुत अच्छी दोस्त, काइंड और इंटेलिजेंट गर्ल, पिप की दोस्त, पिप की एज की, मोहब्बत करती है पिप से, लेकिन बार बार पिप उसको रिफ्यूज करता रहता है, तो वो शादी कर लेती है जो गागरे से, जो कि पिप का ब्रदर इन लॉ होता है। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे कैरेक्टर्स। अब स्टोरी स्टार्ट होती है बचपन से, चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड में क्या होता है जी, दो इवेंट्स होते हैं जो कि पिप की लाइफ में आते हैं, पिप की लाइफ में ग्रेट इंपैक्ट डालते हैं। पहला जो है, पिप्स टेरिफाइंग इनकाउंटर एट हिज पेरेंट्स ग्रेवयार्ड विद अ कन्विक्ट होम। पिप जो है अल्टीमेटली हेल्प्स। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रिसमस का दिन होता है। अब जो पिप होता है ना, वो कब्रिस्तान जाता है अपने माँ बाप की कब्र पे, छोटा होता है ना, कब्रिस्तान जाता है अपने माँ बाप की कब्र पे, वहां पे उसको मिलता है एबल मैग्विच, ABEL, एबल मैग्विच, जो कि बहुत ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन वो वहां पे जाके पिप को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे खाना दो, और उसके हाथों में ना हथकड़ी लगी हुई होती है, और तुम ये हथकड़ी जो है ना ये तोड़ दो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो जो पिप है वो जाके अपने ब्रदर इन लॉ को बताता है, जिसका नाम होता है जो गागरे। ठीक है, उसको बताता है, तो जो होता है पिप होता है, वो दोनों मिलके उसकी हेल्प करते हैं। पिप जो होता है उसके लिए खाना भी लेके आता है, और अपने ब्रदर इन लॉ जो गागरे जो है उसके उससे जहाँ पे वो काम करता है वहां से एक हथियार लेके आता है, जिससे उसकी वो भी तोड़ देता है, हथकड़ी भी तोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या होता है जी, इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो होता है पिप का विजिट टू सेटिस हाउस। ठीक है, टू प्रोवाइड कंपनी टू मिस हाविशम एंड स्टेला। अब यहाँ पे क्या होता है जी, जाहिर है, तो दूसरी तरफ ये साइको लेडी होती है जिसका नाम होता है मिस हाविशम। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, ये ना हमेशा 24 साल से, राइट, 24 साल से ये एक ही वेडिंग ड्रेस पहन के रखती है। वो उसकी शादी के वही कपड़े होते हैं जो कि उसका जो फियांसी होता है उसको छोड़ के चला जाता है, वो उस टाइम के वही कपड़े जो है ना वो पहन के रखती है, उन्हें उतारती नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पंबल चौक की, जो कि पिप का अंकल है, पंबल चौक जो पिप का अंकल है, वो उसे कहता है कि उसे जॉब ऑफर हुई है, कहाँ पे, मिस हविशम के घर पे और स्टेला के घर पे, और उसे वहां पे जाना चाहिए और जो जॉब है ना वो ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पर्सन आता है जिसका नाम होता है ऑर्लिक, जो कि जो के साथ वो काम करता है, ऑर्लिक, ORLICK, जो के साथ ये काम करता है। जो कौन है, पिप का ब्रदर इन लॉ है, उसके साथ काम करता है, वो जो से नफरत भी करता है। तो जो ऑर्लिक होता है ना, वो क्या करता है, जो से नफरत में पिप की जो सिस्टर होती है मिसेस जो, उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो जो होती है वो अपना पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, अब खैर पिप चला जाता है वहां पे। अब पिप जो है स्टेला को देखता है, तो वो स्टेला से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, और जाहिर है वो एक जेंटलमैन भी बनना चाहता है कि वो स्टेला के बिल्कुल काबिल बन सके, क्योंकि स्टेला जो होती है वो बहुत ज्यादा उसकी जो परवरिश होती है बहुत अच्छी तरीके से की गई होती है, क्योंकि वो जो लेडी होती है मिस हाविशम, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, अमीर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम बिडी की, पिप की फ्रेंड है एक बिडी। ठीक है, अब उसको जो मिसेस जो गालग्रे, उसके वो तो पैरालाइज हो गई है, तो उसकी खिदमत के लिए ना जो पिप की फ्रेंड है बिडी, वो उनके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। वो पिप को बहुत दफा बोलती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझसे शादी कर लो, उसको प्रपोज भी करती है, लेकिन पिप हमेशा ही उसको मना कर देता है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। तो फिर वो कहाँ पे, अब वो बिडी उधर रहना स्टार्ट कर देती है, वो मिसेस हाविशम के घर चला जाता है, स्टेला से उससे मोहब्बत हो जाती है, स्टेला उसको बार बार रिफ्यूज करती है, इवन उसकी इंसल्ट भी करती है बहुत बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है जी,
पिप जो है वो ठान लेता है कि मुझे ना अब अमीर बनना है, मुझे ना एक जेंटलमैन बनना है, फिर मैं स्टेला के काबिल हो जाऊंगा और स्टेला जो है मुझसे शादी कर लेगी। अब बेचारा कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ से पैसे लेके आऊं। तो वन डे एक लॉयर जो होता है जिसका नाम होता है मिस्टर जैगर्स, वो एक न्यूज लेके आता है कि कोई अननोन बेनिफैक्टर, कोई एक मोहसिन बंदा है जो कि पिप के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्च्यून छोड़ गया है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन के साथ कि पिप यूज करेगा उस सारे के सारे पैसे को एक्वायर करने के लिए एजुकेशन और हैबिट्स अपने अंदर फॉर्मेट करने के लिए जेंटलमैन की। अब यहाँ पे पिप को तो चाहिए यही होता है, ठीक है। पिप तो बनना ही जेंटलमैन चाहता है, तो वो क्या कहता है जी, वो लंदन चला जाता है, ठीक है। पिप लंदन चला जाता है, लंदन में परसू करता है अपनी एजुकेशन। और ये बात याद रखिएगा, जो और बिडी जो होता है ना, वो पिप से नाराज हो जाते हैं। जो पिप का साला है, बिडी पिप की फ्रेंड है, वो उससे नाराज हो जाते हैं कि तुम लंदन ना जाओ, तुम यहीं रहो, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वो लंदन चला जाता है। लंदन किसके साथ जाता है जी, वो मैथ्यू पॉकेट के साथ और हर्बर्ट पॉकेट के साथ लंदन में जाके रहना स्टार्ट कर देता है। मैथ्यू पॉकेट हर्बर्ट पॉकेट का फादर होता है और हर्बर्ट पॉकेट जो है वो इसका पिप का फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। अब जी यहाँ पे पिप जो होता है ना, उसके कंफ्यूजन भी हो जाती है। उसको लगता है जो ये उसका अननोन बेनिफैक्टर या जो मोहसिन है ना, वो मिसेस हविशम है, वो चाहती है मिसेस हविशम के पिप जो है वो एक जेंटलमैन बन जाए और उसकी बेटी स्टेला से शादी कर ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पिप लंदन में रहता है, अपनी एजुकेशन हासिल करता है, उसके पास पैसा भी आ जाता है और कहते हैं जब किसी गरीब के पास पैसा आ जाता है तो उसकी आंखें लग जाती हैं आसमान में। तो वो क्या हो जाता है, बहुत एरोगेंट बन जाता है और इगोइस्टिक बन जाता है। इवन वो जो से बात करना भी स्टार्ट छोड़ देता है, अपने साले से जो उसके साथ इतना काइंड होता है उससे बात करना भी स्टार्ट छोड़ देता है, उसके पास आना भी छोड़ देता है। और पिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब आता है वहां पे वापस अपने गांव में, जब पिप की सिस्टर फोर्थ हो चुकी होती है, उसके फ्यूनरल पे आता है। और उसके फ्यूनरल पे आने के बाद पिप को पता चलता है कि जो उसकी मदद की थी वो एबल मैग्विच ने की थी, जो कि क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। स्टेला से मोहब्बत का इजहार करता है, वहां पे आके स्टेला उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट कर देती है। एट द एंड ऑफ बुक 2 इट इज रिवील्ड दैट पिप का जो बेनिफैक्टर है वो एबल मैग्विच है, वही कन्विक्ट है जिसकी पिप ने हेल्प की थी बचपन में अपने चाइल्डहुड में। अब बुक 3 की अगर बात करें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की, जो पिप है वो डिसाइड करता है कि वो अब मैग्विच की पैसे नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन उसको अब एक बात पता चलती है कि जो स्टेला है उसकी भी शादी हो चुकी है, उसने बेंटले डमल से शादी कर ली, जो कि एक बड़ा अमीर किस्म का बंदा था। खैर, जब उसे ये पता चलता है तो मिसेस हविशम जो होती है वो उसके पास जाता है, उसको बुरा भला कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना मोहसिन समझता रहा, तुमने मेरे पीछे ये क्या किया, स्टेला की शादी करवा दिया एंड ऑल दैट। मिसेस हविशम जो है वो अपोलोजाइज करती है पिप से और वो एक्सीडेंटली जो होती है ना, वो अपने ड्रेस पे आग लगा लेती है। पिप उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मर जाती है वो, ठीक है। फिर अब पिप जो है वो डिसाइड करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा मैग्विच को फ्रॉम द लॉ दैट विल सेंटेंस हिम टू डेथ। ये बात भी याद रखें, वो ये भी कोशिश करता है कि वो अब मैग्विच को बचाएगा लॉ से, क्योंकि वो पकड़ा जाता है और उसको ना मौत की सजा हो जाती है। लेकिन मैग्विच जो है ऐसा नहीं हो पाता, मैग्विच मर जाता है और जो पिप है सफर फ्रॉम अ फैटल फीवर, पिप को भी बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें जो की, जो टेंस टू पिप, जो है वो पिप से मिलने के लिए आता है, उसकी हेल्प भी करता है और उसको वापस भी लेके आता है अपने पास। अब बाद में पिप जो है ना, वो सोचता है मैंने जो से तो माफी मांग ली है, जो से माफी मांग ली है, तो वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां जाके जो मेरी फ्रेंड बिडी है ना, उसको प्रपोज कर दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। मतलब उसने उम्मीदें सबसे लगाई हैं, उम्मीदें स्टेला से भी लगाई हैं, यही है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ना। उम्मीदें स्टेला से भी लगाई, उम्मीदें अब बिडी से भी लगाई हैं, लेकिन जब वो अब बिडी से जाके और प्रपोजल की बात करता है तो उसे पता चलता है कि बिडी जो है ऑलरेडी शादी कर चुकी है उसके साले, सॉरी उसकी बहन के हस्बैंड जो से। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर उसका जो फ्रेंड होता है हर्बर्ट, जो लंदन में उसके साथ था, मैथ्यू पॉकेट का बेटा, तो उसको एक पिप को एक मॉडेस्ट किस्म की अच्छी किस्म की जॉब दिला देता है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। वो 11 साल तक इजिप्ट जाके रहता है। बहुत साल तक इजिप्ट में रहने के बाद पिप जो है इंग्लैंड वापस आता है, जो को विजिट करता है और वहां पे उसे पता चलता है कि जो और बिडी जो है उसका बेटा भी है एक, जिसका नाम है पिप जूनियर, जो बिल्कुल पिप जैसा ही है। अच्छा जी, अब वहाँ पे वो सेटिस हाउस भी जाता है, वहां जाके उसको पता चलता है कि स्टेला अब सेटिस हाउस में रहती है, वो एक विडो बन चुकी है। उसका शोहर जो होता है एक दफा घोड़े से गिर के मर जाता है, तो अब वो वहां पे एज विडो रहती है। पिप जो है शी आस्क्स पिप टू फॉरगिव हर, पिप को वो जो है ना कहती है कि वो उसे माफ कर दे।
अब इसकी जो एंडिंग है उसमें ये नहीं बताया गया कि पिप और स्टेला की शादी हो गई है, लेकिन एक लास्ट लाइन जो है ना, क्योंकि पिप भी अब काफी सालों का हो चुका होता है, स्टेला भी अब विडो हो चुकी होती है, तो उसकी लास्ट लाइन जो थी ना वो कुछ इस तरह थी, वहां पे लिखा हुआ था, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज ओवर। अब क्या फायदा जब स्प्रिंग ही ओवर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला पिप और स्टेला की स्टोरी के बारे में, पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। अब इसकी थीम्स देखें, सोशल क्लास, सोशल क्लास इसकी थीम से रिलेटेड है, यानी उसकी क्लास का डिफरेंस आ गया था। एम्बिशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट इंसान के लिए कितनी जरूरी है, यहाँ पे ये बताया गया है। पिप अल्टीमेटली रियलाइज करता है कि जो वेल्थ और क्लास जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है देन अफेक्शन, लॉयल्टी एंड इनर वर्थ। आखिर में पिप को पता चलता है कि मैं जिस पैसे, जिस क्लास को हासिल करने के लिए दौड़ रहा था, उससे ज्यादा मोहब्बत, लॉयल्टी और इनर वर्थ जरूरी होती है। पिप डिजायर करता है फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट इन द सोर्स ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल, पिप हैज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस अबाउट हिज फ्यूचर। क्यों वो सब करता है? ताकि उसके फ्यूचर में बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एम्बिशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है टेक्स 3 फॉर्म्स इन द नॉवल, मॉरल, सोशल एंड एजुकेशनल। मॉरली तौर पे भी अपने आप को वो अच्छा बनाने की कोशिश करता है, सोशली भी और एजुकेशनली भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एट द एंड जो है पिप को, लेकिन आखिर में पिप को स्टेला मिल तो जाती है, बट वही लाइन हो गई, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज ओवर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। कल का जो टेस्ट होगा आप लोगों का वो होगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस प्लस रेस्टोरेशन एज। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट एंड आई एम वेटिंग अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो। आई थिंक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।